हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही लेंथी वीडियो है, लेकिन मैंने इस वीडियो में गाइस आपका जो सीजीएसएल का एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएसएल का जो आपका एग्जाम है उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। जो जितने भी लोगों का 12 अक्टूबर से पहले एग्जाम 12 अक्टूबर के बाद एग्जाम होने वाला है, तो उस वीडियो को लास्ट तक देख लें। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो बनाया है और भैया उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। उम्मीद करूंगा मैंने ऐसा वीडियो बनाया है कि सारे आपको जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं भैया वो सारे इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को गाइस लास्ट तक देखना है। चाहे आप लोग ब्रेक लेकर देख लें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देख लें। जितने लोगों का एग्जाम 2020 का जो सीजीएसएल एग्जाम है जो होने वाला है, तो भैया आइए जरा देखते हैं फर्स्ट वन वर्ड मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। गाइस, मैं हिंदी में भी एलिब्रेट करूंगा तो चीजों को ध्यान से समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट वन वर्ड मैंने लिखा है टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल। मतलब क्या है? कोई आदमी मर गया है बिना विल किए। विल का मतलब यहां पर वसीयत से मतलब है। एक पर्सन भैया बिना वसीयत करे अगर मर जाए, भाई उसको अपनी प्रॉपर्टी किसी के अपने बच्चों के नाम करनी थी या किसी और के नाम करनी थी, लेकिन वो उससे ही पहले क्या हो गया है, डाई हो गया है। तो आप कहेंगे वो भैया इंटरस्टेट डाइड हुआ है। समझ गए? हिंदी में बोलूं तो बिना वसीयत के अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को, जो वो डाई हुआ है, उसको बोलेंगे इंटरस्टेट डाइड। वो जो मरा है वो इंटरस्टेट डाइड मरा है। गाइस, अगर हिंदी की बात करो तो लिखेंगे आ, पत्रहीन मृत्यु, इच्छा पत्रहीन मृत्यु। क्या लिखेंगे? इच्छा पत्रहीन मृत्यु। मतलब क्या है भाई? बिना वसीयत करे ही मर गया है। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। कोई भी पर्सन, ठीक है ना, को वसीयत करनी थी लेकिन वसीयत नहीं कर पाया, बिना वसीयत की भाई अपनी जो प्रॉपर्टी है वो नाम करनी थी, उसको बिना नाम करे ही वो मर गया है, तो वो इंटरस्टेट डाइड हो गया है। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटेंस टू है, सॉरी, वन वर्ड जो है टू है। ओपिनियन टू कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है सिद्धांत। भैया देखिए, मीनिंग को ध्यान से समझिएगा। भाई एक सिद्धांत बना था, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स। लेकिन कुछ लोगों की जो राय है उसके एकदम कॉन्ट्ररी है। सपोज करिए भाई आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, और उसके अपोजिट हमारी राय है, ठीक है ना, तो मतभेद हो गया ना भाई। कोई भी लेकिन डॉक्ट्रिन्स है, प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं या कोई पर्सन है कह रहा है कि भाई मैं इसके क्या हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं ये जो डॉक्ट्रिन्स आया है, ये जो प्रिंसिपल आया है, जो नियम आया है, मैं इसके क्या हूं, मेरी जो राय है उसके अपोजिट है। तो भैया क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो क्या बोलेंगे? हर से, HER। क्या है गाइस? हर से, HER। ध्यान से अच्छे से चीजों को समझ लें। सॉरी फॉर दैट गाइस, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होगा वो हेरिसी होगा। क्या होगा? हेरिसी, सॉरी। क्या बोलेंगे? हेरिसी भाई। अगर मेरी राय उस प्रिंसिपल के क्या है, एकदम अपोजिट है, तो क्या? हेरिसी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए थर्ड बात करते हैं। हिंदी में लिख लो भाई मीनिंग। क्या? मतभेद। अगर हिंदी में लिखेंगे हेरिसे को भाई, क्या? मतभेद, है ना। विरुद्ध मत भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिखें भाई? मेरा जो मत है, मेरी जो राय है वो एकदम खिलाफ है, तो क्या? विरुद्ध मत। तो भाई हैरी से क्लियर हो गया होगा गाइस मेरे ख्याल से। चलिए थर्ड, someone who is designated to hear both sides of a dispute and make a judgment। भाई कोई भी पर्सन जिसको एक डेजिग्नेशन दी गई है, उसको डेजिग्नेटेड किया गया है, उसको बुलाया गया है सुनने के लिए दोनों साइड का भैया डिस्प्यूट, या फिर एंड क्या, मेक अ जजमेंट, और वो एक जजमेंट दे। जैसे इसको ऐसे समझो गाइस, भाई अगर दो पर्सन्स के बीच में या दो पार्टी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो तीसरा जो पर्सन होता है, जो थर्ड पर्सन होता है, उसको क्या करने के लिए आता है? सोल्व करने के लिए। मैटर को, जो झगड़ा हुआ है, उस मैटर को जो सोल्व करने के लिए आ रहा है, उस पर्सन को बोलेंगे आर्बिट्रेटर। हिंदी में अगर बोले तो आ, पंच कह सकते हैं, है ना। जैसे गांव में भैया बिचौलिया कह सकते हैं। पंच समझ में आ गया भैया?
मेरी बात क्लियर होगी मैं जो बोल रहा हूं, मध्यस्थ कह सकते हैं अगर आप कहा चाहें तो, someone who is designated to hear both sides of a dispute। भाई दोनों साइड का उसको क्या करना है, जो झगड़ा हुआ है दोनों साइड से, उसको वो डिस्प्यूट को खत्म करना है और एक जजमेंट देना है, तो उस पर्सन को बोलेंगे भैया आर्बिट्रेटर। अच्छा ये बात तो क्लियर होगी होगी। आर्बिट्रेटर अगर बात करें भैया पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये नाउन है, और हैरिसी भी भाई मतभेद ये भी नाउन है, और इंटरस्टेट भी भैया क्या है, नाउन है। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा। बिचौलियां, हम कहते हैं भाई आर्बिट्रेटर को लेकर आओ, बिचौली को लेकर आओ, जो मैटर को क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ की, ए पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल। गाइस मीनिंग क्या है, एक पर्सन भैया जो एग्री है काम करने के लिए, किसी और के लिए काम कर रहा है, इन ऑर्डर टू लर्न, क्योंकि उसको सीखना है, उसको स्किल सीखने हैं, है ना, उसको चीजें सीखनी है। अक्सर भैया जब लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं या डॉक्टरी कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो प्रैक्टिस में जब वो काम करते हैं तो वहां पर उनको सैलरी नहीं मिलती, वो अपना स्किल को सीखने के लिए जाते हैं, तो उस पर्सन को बोलेंगे भैया अप्रेंटिस। क्या बोलेंगे, अप्रेंटिस। भाई जो नए नए हैं, जो सीख रहे हैं और दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, क्या, अप्रेंटिस। गाइस ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, APPRENTIC, अप्रेंटिस। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, परशिक्षु बोलेंगे। भाई शिक्षा जो ले रहा है और दूसरों के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसको अपने स्किल अच्छे करने हैं। जैसे अगर बात करें भाई कोई कंपाउंडर है, डॉक्टर के पास वो सीखता है, तो वो भी अप्रेंटिस बोलेंगे, उस पर्सन को भी क्या बोलेंगे, अप्रेंटिस बोलेंगे। चलिए ट्रेनिंग के लिए लोग अक्सर अलग अलग कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो लोग भी कौन है, अप्रेंटिस है। आई होप सो फोर्थ क्लियर हो गया होगा गाइस। बात करते हैं फिफ्थ की, फिफ्थ है मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। भैया देखिए, जब हम नेचुरल चीजों को अननेचुरल बना देते हैं, मतलब चीजों को पीला कर देते हैं, अक्सर आप लोग किसी दुकान पे जाते हो, शॉप पर जाते हो, तो वो लाइटें जो है ना, वो येलो कलर की लाइट से चीजों को थोड़ा सा पीला कर देते हैं, जिससे उनकी नेचुरलिटी चली जाती है, अननेचुरल हो जाती है। तो चीजों को पीला करना, वो चाहे लाइट डालकर करें या किसी भी तरह से करें, पीला कर देना, क्या बोलेंगे, इटियोलेट। भैया ये वर्ब है, बता दूं आपको, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, क्या है, वर्ब है, इटियोलेट। बोलो मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है। और अप्रेंटिस भैया एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी यूज होता है। अप्रेंटिस पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना, बोलिए बात क्लियर नहीं क्लियर है। इटियोलेट क्लियर होगा, चीजों को पीला कर देना, तो वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो। आइए 6 की बात करते हैं, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको टाला नहीं जा सकता, है ना। भाई कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, भाई जैसे हमारे पास अक्सर क्या एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट को हम लोग, या कोई भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप टाल नहीं सकते। एक बार जैसे हम लोग कहते हैं भाई ये तो होनी है या अनहोनी है, ये तो होकर रहेगी, जिसको टाला नहीं जा सकता, इनइविटेबल। भैया लास्ट में EBLE लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है गाइस, क्या है, इनइविटेबल, अनिवार्य, हिंदी में लिख लेंगे अनिवार्य, जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप डिले नहीं कर सकते। चलिए 6 क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं 7, वन हु इज कंसर्नेड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। मतलब क्या है भैया, ये वो पर्सन है जो दूसरों का भला करना चाहता है, कंसर्नेड विद द वेलफेयर मतलब भला करना चाहता है दूसरों का, समझ गए ना। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है भैया, अल्ट्रुइस्ट बोला जाता है, परोपकारी बोला जाता है, या फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोला जाता है। स्पेलिंग में बता रहा हूं, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलेंगे, अल्ट्रुइस्ट बोलिए, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलिए, और हिंदी में लिख लेंगे भैया परोपकारी। क्या लिख लेंगे, परोपकारी। बोलिए, यहां तक मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी होगी गाइस। ये वही वर्ड है जो आपको डेफिनेटली कह रहा हूं मैं, SSC CHSL के एग्जाम में डेफिनेटली यहां से मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट है मेरे पास 8 है गाइस, ए पर्सन हु एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया गाइस। एक पर्सन भैया बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिजायरस है, बहुत ज्यादा इच्छा है इसकी मनी की, मतलब एक तरह से यूं कहिए भैया ये मनी का भूखा है एकदम, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मनी के भूखे रहते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। एवरिसियस, क्या बोलेंगे, एवरिसियस। बच्चों एडजेक्टिव है, लास्ट में OUS लगा हुआ है।
एवरे सॉरी एवरीसियस, लोभी, लालची, हिंदी में लिख लीजिए एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करूं, या लालची लिख लीजिए, लोभी लिख लीजिए। ऐसे बहुत सारे पर्सन मिलेंगे जो पैसों को लेकर बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली है, हद से ज्यादा लालच करता है, भैया पैसे खर्च नहीं करता, पैसे का भूखा आदमी है ये। चलिए बात करते हैं 9, ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। लिम्स मतलब बच्चों, लिम्ब का मतलब होता है बॉडी का कोई भी पार्ट। एक ऐसा पर्सन भैया जिसका एक या एक से ज्यादा बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं ना। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, अगर हिंदी में बात करें तो बोला जाता है अपंग। क्या बोलेंगे, एम्प्यूटी। भैया एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं, क्या, एम्प्यूटी। भैया इसके किसी भी बॉडी के पार्ट को, एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट, चाहे वो हैंड हो, चाहे वो लेग हो या फिंगर हो, जिसको काट कर अलग कर दिया गया है, एक पार्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा पार्ट भी हो सकता है, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे ही इज एन एम्प्यूटी पर्सन। आई होप सो गाइस 9th क्लियर हुआ होगा। चलिए अपंग हिंदी में लिख लीजिए एडजेक्टिव है। 10 की बात करते हैं, a statement in which you say the same thing twice in different words। भाई कोई भी आपने स्टेटमेंट बोला है और उसमें आप सेम चीज को दो बार कह रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो भैया मैं हर चीज को दो बार बोल रहा हूं, सेम थिंग है, एक ही चीज को दो बार कहना लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में कहना, ये डिफरेंट है। आपने एक ही चीज बोली है और एक चीज को आप दो बार बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरह से बोल रहे हैं, तो भैया उस स्टेटमेंट को क्या बोले। वो जो स्टेटमेंट आपने बोला है लेकिन दो तरह से बोला है लेकिन बात एक ही बोली है, उस स्टेटमेंट को बोलेंगे टोटोलॉजी। क्या बोलेंगे, TAUTOLOGY, टोटोलॉजी। गाइस नाउन है, एक तरह से पुनरुक्ति कह सकते हैं, मतलब किसी चीज को पुनः दोबारा बताना। टोटोलॉजी हिंदी वैसे मत जानिएगा पर फिर भी मैं बता रहा हूँ ना, पुनरुक्ति, दोबारा चीजों को कहना लेकिन अलग तरीके से कहना, बात एक ही बोली है लेकिन अलग अलग चीज अलग अलग तरह से बोली है, नाउन है। चलिए नेक्स्ट है गाइस आपके पास 11, एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। भैया अगर प्रिंट में कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, प्रिंटिंग में कहिए या मिसप्रिंट हो गया है ना, मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग या फिर क्या राइटिंग लिखने में अगर कोई एरर हो जाते है, उस एरर को क्या बोलेंगे, भूल बोलेंगे। हिंदी बोले क्या, भूल कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरटम, ERRATUM, क्या, इरटम। गाइस नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूं, भूल, भूल भुलावा कह सकते हैं कि भूल हो गई है मुझसे लिखने में या प्रिंटिंग करने में, क्या, इरटम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है गाइस आपके पास 12, वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली फेवरेबली। देखिए यहां से इसको रिमूव कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, सॉरी फॉर दैट। क्या कहा है, वन हु इज नोन, भाई जिस जो जाना जाता है वाइडली, मतलब चारों तरफ लोग उसको जानते हैं वाइडली, है ना, उसको जानने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बट यूजुअली अनफेवरेबल, लेकिन उसको जाना जाता है ना वो फेवरेबली नहीं, अनफेवरेबली, मतलब भाई उसने जो कर्म कांड किए हैं ना वो अच्छे नहीं किए, अपने फेवर में नहीं किए, समझ गए ना। जैसे सपोज करिए अभी भैया जो लखनऊ के पास जिन जो ये कौन थे भैया वो बदमाश जिनका क्या हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, दुबे कुछ करके नाम है, मुझे रैंडम नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो भैया उनको लोग जान गए लेकिन कैसे जाने, अनफेवरेबली जाने हैं। अगर बात करें कोई भी टेररिस्ट है और जिसको आप कैसे जानते हैं, अच्छा टेररिस्ट है भैया तो बुरे काम के लिए जानेंगे, तो बुरे काम के लिए जो पर्सन को जाना जाता है उस पर्सन को बोलेंगे कुख्यात। कोई भी चोर, कोई भी लुटेरे, कोई भी बदमाश हो सकते हैं, नोटोरियस, कुख्यात, है ना। उसकी प्रसिद्धि जो है वो भैया निगेटिव चीजों में है ना, चोरी के लिए है, किसी को गोली मार दी उसके लिए है ना, मतलब बुरे कर्म कांड करता है इसलिए उसको लोग जानते हैं, और उस लोग को, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, नोटोरियस बोलेंगे। भैया पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो गाइस ये एडजेक्टिव है। आई होप सो 12 याद हो गया होगा, बोलिए मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है। चलिए 13 है आपके पास, रब और वाइप आउट। ये सब लोग समझ गए होंगे, इस चीज को रब करना, मिटाना, या वाइप आउट करना, पहुंचना। जैसे बोर्ड पे आप लोग बोर्ड को भी वाइप आउट करते हैं, या आपने
कहीं पर कोई चीज लिख दी थी, उसको पोंछना, उसको रब कर देना, क्या मिटाना, इफेस। आसान है एकदम। रब या वाइप आउट किया है तो आपने क्या किया, इफेस किया है, मिटाना, है ना। नाउन नाउन है। वैसे अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो ये वर्ब है, लेकिन नाउन की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। मिटाना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस, वर्ब है। देखो भैया, इस वीडियो को बार बार देखो, यहां से आपको वो कैब याद हो जाएंगी। इफेस मतलब आपने फेस को इफेस कर दिया है। चलिए, मिटाना। 14 बात करते हैं, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज। कोई भी ऐसी चीज भैया, या कोई भी ऐसा फैशन, है ना, जो ज्यादा समय तक एग्जिस्टेंस करता ही नहीं या यूज में है ही नहीं। जैसे नए नए फैशन चलते रहते हैं और फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑब्जोलेट। मतलब कोई चीज प्रचलन में ना होना, अप्रचलित। जैसे भाई बात कर सकते हैं, पुराने समय में जो धोती कुर्ता था, जर्नली वो क्या हो गया, ऑब्जोलेट हो गया है। बोलो मेरी बात क्लियर है। हाँ, बॉल बटन थी, आपने सुना होगा ना, बेल बटन का नाम सुना होगा, वो ऑब्जोलेट हो गई है। तो पुरानी चीजें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे ऑब्जोलेट हो जा रही है। कोई भी चीज जो ज्यादा लंबे समय तक प्रचलन में नहीं रहती, तो वो क्या हो गई, ऑब्जोलेट हो गई है ना। अप्रचलित हिंदी में लिख लेंगे। एडजेक्टिव की तरह काम करता है बच्चों, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। गाइस, उम्मीद करता हूं कि 14 तक चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये है आपके पास 15, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अगर किसी चीज को आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना, तो आपने भैया क्या किया है, एनिहिलेट किया है। आपने नष्ट करना, जड़ से खत्म करना किसी चीज को भैया, है ना। कोई वस्तु है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही थी, आपने उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, तो आपने उसको एनिहिलेट किया है, नष्ट करना। वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं। बोलो बात क्लियर है, क्या है, नष्ट करना, हमेशा के लिए खत्म करना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। गाइस आई होप सो 15 क्लियर हो गया होगा। 16 देखते हैं, अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, डिसगस्टेड इजली एंड इज हार्ड टू प्लीज। क्या है, देखिए एक पर्सन है जो हैबिट में बहुत ही सिलेक्टिव है और आसानी से डिस्गस्टेड करने लगता है। मतलब जल्दी से वो नफरत भी करता है, जल्दी से वो प्यार नहीं कर पाता, जल्दी से वो चीजों से खुश नहीं हो पाता, जिसको खुश करना बड़ा ही मुश्किल हो, है ना। जो अपनी हैबिट में बड़ा ही सिलेक्टिव होता है। जैसे भाई कोई पर्सन है, कुछ परचेज करने के लिए जाता है, कुछ खाने के लिए जाता है, तो उसको जल्दी से वो चीजें नहीं मिल पाती। बहुत ही सिलेक्टिव है वो अपनी हैबिट्स को लेकर। समझ गए ना। अकड़ू टाइप का बोल सकते हैं, तनुक मिजाज भी इसको बोला जाता है। जिसको खुश करना क्या हो, बहुत आसान ना हो, जिसको खुश करना बड़ा ही मुश्किल हो, तो क्या बोलेंगे, फास्टिडियस। क्या, फास्टिडियस गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव है, लिख लेंगे। इसको आप आसानी से खुश नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसको खुश करना बड़ा ही मुश्किल हो, उसकी हैबिट ही सिलेक्टिव है, और जो उसकी हैबिट है और भैया वो उसको नहीं मिल पाएगी, तो वो जल्दी से खुश नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे फास्टिडियस पर्सन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। आप में से कितने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि भैया मुझे तो बहुत कम ही चीजें पसंद आती हैं। चलिए, तनुक मिजाज। 17 की बात करते हैं गाइस, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन। कोई भी चीज अगर कंटिन्यू हो जाए काफी लंबे समय से, लेकिन बिना इंटरप्शन के, बिना रुकावट के, लंबे समय से कोई चीज चली आ रही है, कोई भी एक्शन है काफी लंबे समय से कॉन्टिन्यूअस हो रहा है और इंटरप्ट नहीं हुआ, बीच में रुका भी नहीं है, तो भैया क्या बोलेंगे, उसको परपिचुअल बोलेंगे। कोई भी एक्शन है भैया, ये परपिचुअल एक्शन है, ठीक है ना। मतलब जो चीज कहीं ना कहीं निरंतर है, कोई चीज कंटिन्यूअस है, वो क्या है, जल्दी से खत्म नहीं होने वाली, लगातार चल रही है ना, तो क्या बोलेंगे, परपिचुअल बोलेंगे। जिसका जल्दी से अंत नहीं हो सकता, काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो निरंतर कह सकते हैं, परपिचुअल कह सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो गाइज ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी यहां तक जो मैं बात कर रहा हूँ। देखो गाइस, स्पेलिंग के साथ इन वर्ड को याद करो, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगी, फिर मैं कह रहा हूं। आगे बात करते हैं 18, स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। ऐसा कोई पर्सन है जो इसको महारत हासिल है कहानियां सुनाने में,
मतलब कहीं ना कहीं अगर यूं कहे कि भैया ये बड़ी मजेदार कहानियां सुनाता है। क्या सुनाता है? बड़ी ही मजे। क्या बोलेंगे भैया? रा कॉन्टर। गाइस इसका स्पेलिंग ठीक कर लो थोड़ा सा। इसको ए को रिमूव कर दीजिए, यहाँ से ए नहीं है, और रा यहाँ पर ये एन नहीं है। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा प्रिंट का मिस्टेक हो गया। मैंने कहा है स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। भैया ये बड़ी मजेदार कहानियां सुनाने में इसको महारत है। रा कॉन्टर, स्पेलिंग देख लीजिए, आर ए रा सी ओ एन। यहां पर गाइस ये कुछ भी नहीं है, रा कॉन्टर सी ओ एन टी ई यू आर। मजेदार कहानियां सुनाने वाला। अक्सर ऐसे लोग भैया विलेजेस में मिलते हैं जो बहुत मजेदार कहानियां सुनाते हैं आप, तो उनको क्या बोलेंगे? रा कॉन्टर बोलेंगे। बोलेंगे रा कॉन्टर बोलेंगे। गाइस मेरी बात क्लियर हो गया होगा? चलिए सॉरी, 9 की अगर बात करें, ए मैन हु हेल्प्स अ पर्सन और अप सॉरी अ मैन, माफ करिएगा, अ मैन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज। भैया एक ऐसा आदमी जो हेल्प करता है ना, किसकी? किसी भी स्ट्रेंजर की। या गाइस किसकी बात करें तो एक पर्सन की। भाई कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर उसकी वो हेल्प कर रहा है तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? जैसे आप हैं, आपने किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की या किसी पर्सन की हेल्प की है, किसमें? डिफिकल्टीज में, परेशानी में, तो आपको क्या बोला जाएगा भैया? नेक आदमी बोला जाएगा, सैमरिटन। क्या बोलेंगे? सैमरिटन, एस ए एम ए आर आई टी एन। गाइस नाउन है ना, नेक आदमी। आप लिख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। कोई भी नेक आदमी होता है जो आप अगर मुसीबत में फंस गए हैं, वो जो आपकी हेल्प कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के, क्या बोलेंगे? सैमरिटन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो क्या है? नाउन है भैया, मुसीबत में हेल्प करने वाला। चलिए आगे बात करते हैं। 20 है आपके पास, स्पीच ऑफ अ ग्रेट इंपोर्टेंस एंड ग्रेटिविटी सॉरी ग्रेविटी। भैया कोई भी अगर स्पीच आपको दी जा रही है किसी भी चीज को लेकर, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एंड ग्रेविटी को, गंभीरता की स्पीच दी जा रही है, किसी भी कोई भी पॉइंट उठाया है, उसकी पॉइंट की इंपॉर्टेंस आपको समझाई जा रही है और उसकी गंभीरता आपको समझाई जा रही है, तो उस स्पीच को क्या बोले भाई हम लोग? आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी जो मैं बोल रहा हूँ। गाइस क्लियर हुआ? भाई कोई भी स्पीच है, लेकिन जो स्पीच है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है और गंभीरता रखती है, किसी भी पॉइंट को लेकर हम लोग बात क्यों ना करें, तो ऐसी स्पीच को बोलेंगे मोमेंटस, प्रभावशाली व्याख्यान। भाई अगर कोई मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ रिगार्डिंग क्या? रिगार्डिंग स्टडी, तो और आपको वो स्पीच में बहुत ही जोर डालकर बहुत ही गहराई से आप चीजों को समझ रहे हैं जो मैंने स्पीच दी है, तो वो स्पीच जो है वो मोमेंटियस कहलाएगी। क्या? प्रभावशाली व्याख्यान, जो आपको भैया आपके अंदर एनर्जी पैदा कर दे, उस स्पीच को क्या बोलेंगे? मोमेंटस बोलेंगे। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भैया। 20 क्लियर हुआ, 21 के बाद है आपके पास, गाइस इंपॉर्टेंट है, देखिए, ए प्लानिट रूट और जर्नी। समझ गए ना क्या बात कर रहे हैं भैया? जो आप एक प्लान बनाते हैं, एक रूट है कि भैया ये रूट, इसी रूट से हम लोग को जाना है, या जर्नी का भैया पहले हम लोग वहां स्टे करेंगे फिर उसके बाद वहां जाएंगे, पूरा आपने एक प्लान बनाया है। जैसे भाई पीएम मोदी है, आपके सीएम है, डीएम है, इनका पूरा एक प्लान होता है, तो उस पूरे प्लान को क्या बोलेंगे? इटाइनरी। गाइस यात्रा विवरण, जैसे आप लोग हर रोज सुनते होंगे कि भाई मोदी जी पहले वहां जाएंगे उसके बाद वहां जाएंगे, तो उनका इटाइनरी क्या है? हिंदी में लिख लो, यात्रा विवरण। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो गाइस ये क्या है? ये नाउन है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, नाउन है यात्रा विवरण। भाई उनकी यात्रा का विवरण क्या है? भाई ये शेड्यूल बना है, तो इटाइनरी उनका क्या है? ITI। क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए 22 की बात करते हैं। ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। भैया एक ऐसी जमीन जहां पर आप फसलें ग्रो कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हम कहते हैं भैया ये जो भूमि है ना, ये जो जमीन है वो कृषि योग्य है, तो उस जमीन को बोलेंगे एरेबल। और लास्ट में EBLE लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। मैंने अक्सर बताया हुआ भैया जिसके लास्ट में EBLE होता है वो जनरली 99% क्या होता है?
एडजेक्टिव होता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज एरेबल लैंड, मतलब यहाँ ये जो लैंड है वो कृषि लायक है, वो खेती लायक है, खेती करने लायक जो जमीन होती है उसको एरेबल लैंड बोला जाता है। आई होप सो 20 क्लियर हुआ होगा। लेट अस सी 23, ए रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, या एक रिकॉर्ड है जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, भाई ऐसे ऐसे हिस्ट्री में ये हुआ था, फिर उसके बाद महाराणा प्रताप आए थे, फिर जो है ये शासक आए थे, तो पूरा एक रिकॉर्ड्स जो है उस रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे, एनल्स बोलेंगे, है ना। अक्सर आप लोग जानते हैं भैया पुराने समय की वंशावली भी लोगों के पास आज भी मिलती है कि हम इस वंश के जो है, हाँ, इस वंश से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे बाबा दादी ये थे, पूरा एक वंशावली लोग आज भी निकलवा लेते हैं। तो पुराने समय के जो रिकॉर्ड्स हैं वो चाहे आपकी गवर्नमेंट के पास हो या आपके अपने पास हो या किसी इंस्टीट्यूट के पास हो, हिस्टोरिकल मतलब इतिहास से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एनल्स बोला जाता है। हिंदी बात करूं तो गाइस इसका मतलब इतिहास ही है, कहीं ना कहीं क्या मतलब है, इतिहास। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है गाइस, नाउन है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। एनल्स का मतलब भी कहीं ना कहीं एनल थिंग्स होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 24, ए पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब ये जो पर्सन है ना ये हमेशा चीजों की ब्राइट साइड देखता है। अगर कोई भी काम करना है तो कहेगा चलो भाई करते हैं, एकदम ये रेडी है, मतलब कहीं ना कहीं इसके मन में कभी निगेटिव थॉट्स नहीं आते, ये हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। हमेशा कोई भी एक्शन करना हो, कोई भी काम करना, तो हमेशा ही उसको लेकर क्या सोचता है, ब्राइट साइड देखता है। तो ऐसा पर्सन को क्या बोलते हैं हिंदी में, आशावादी। अक्सर आपके जो पीएम है वो कहते रहते हैं कि मैं आशावादी हूँ। ऑप्टिमिस्ट, आप में से बहुत पर्सन है ना। तो ऑप्टिमिस्ट क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो गाइस ये एडजेक्टिव, क्या, आशावादी। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। हम कह सकते हैं ही इज एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, यू आर एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन। चलेगा, 25th की बात करते हैं, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, भाषाएं आती हैं, भाई ये हिंदी भी जानता है, ये उर्दू भी जानता है, ये जापानीज भी जानता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये जानता है ना। ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीग्लॉट, POLYGLOT, बहुभाषी। हिंदी में क्या लिख लेंगे, बहुभाषी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है गाइस, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, पोलीग्लॉट। स्पेलिंग को बहुत ज्यादा फोकस किया करें जितने लोग भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए 26 की बात करते हैं, स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीज। भैया अगर आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर कुछ भी हो जाता है, कभी आपने देखा होगा अक्सर रेडिश सा हो जाता है ना, रेड रेड हो जाता है, या आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई है ना, तो भैया उस बीमारी का जो क्या किया जाता है, अध्ययन जो किया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्टडी। स्किन और उसकी डिसीज, मतलब हम कहते हैं भाई तुम्हें तो ये बीमारी है स्किन से रिलेटेड, तो उस जिसमें उसका अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। नाउन है गाइस क्या, डर्मेटोलॉजी। समझ में आ गया होगा, त्वचा विज्ञान। भाई यूं समझिए, हिंदी में अगर बात करूं, हमारी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। कौन सा, क्लियर हो गया होगा, त्वचा गाइस, क्लियर है। चलिए त्वचा विज्ञान, त्वचा से रिलेटेड जितनी भी स्टडी हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ थिंग फिट टू बी डन, कोई भी ऐसी चीज भैया जो खाने के लिए बिल्कुल फिट हो। अ थिंग फिट टू बी डन, बी वर्ड लगा लीजिएगा, फिट टू बी इटन, जो खाने के लिए बिल्कुल एकदम क्या हो, फिट हो। कहते हैं भाई एप्पल खाने के लिए बिल्कुल एकदम फिट है, कोई भी चीज हो सकती है, हमने कहा भाई इसको खाया जा सकता है, खाने के लिए फिट है, क्या बोलेंगे, इडेबल। खाने योग्य जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब इडेबल सब्सटेंस है। भाई किसी के लिए
एग भी ईडेबल है, किसी के लिए फिश भी है, किसी के लिए भी है चिकन भी है। कुछ भी ऐसी चीज जो खाने के लिए फिट होता है उसको ईडेबल बोला जाता है। ईडेबल फूड, ठीक है ना, ईडेबल थिंग्स। तो गाइस पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो ईडेबल जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताता है ना। मैंने अभी कहा ईडेबल थिंग्स। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है कन्फाइंड स्पेसिस में, मतलब ये जो स्पेस है, जो जगह है एकदम कन्फाइंड है, मतलब एक तरह से घिरी हुई है, बंद जगह से, घिरी हुई जगह से कुछ लोगों को डर लगता है ना। तो जो वो फियर है, उस फियर को क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग कहते हैं भाई उसको ना अंदर अंदर रखा जाता है, एक कमरे में बंद रखा जाता है, या एक घर में उसको बंद रखा जाता है, और उसको जो बंद रखा जाता है, उसको जो क्लोज रखा जाता है, उससे उसको डर लगता है। वो जो डर है वो भैया क्लस्ट्रोफोबिया है। क्या है गाइस? क्लस्ट्रोफोबिया। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। चार दीवारी से डर, अंदर अंदर कैद करके अगर हम रखते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं कि अंदर कैद होने से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो उनको भैया क्लस्ट्रोफोबिया है। कितने लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नाउन है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलिए 29 की बात करते हैं। आर रेमेडी फॉर ओल्ड डिसीजेस, भैया एक उपचार जो सारी बीमारियों में काम करता है। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, क्या बोलेंगे? रामबाण, पेनेसिया। हम कह सकते हैं भैया ये रामबाण दवा है ना। क्या है? पेनेसिया मेडिसिन है वो, जो सारी डिसीज में काम करती है। सारे डिसीज में अगर कोई दवा काम करती है तो वो क्या है? वो रामबाण दवा है। हम कहते हैं बहुत सारी डिसीज में काम करती है, तो भैया वो क्या है? वो पेनेसिया है। क्या है? पेनेसिया। नाउन है गाइस रामबाण। एडजेक्टिव तरह भी यूज करेंगे ना। रामबाण दवा लिख सकते हैं, रामबाण औषधि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके 30। 30 में क्या है गाइस? ए पर्सन who is long experienced or practiced in an activity या कैपेसिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी इंपॉर्टेंट कहूंगा। एक पर्सन जिसको काफी लंबा एक्सपीरियंस है या इसको प्रैक्टिस है किसी भी एक्टिविटी में, या किसी भी कैपेसिटी। भाई जैसे अगर कोई टीचिंग कर रहा है, उसको टीचिंग का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर काफी लंबा एक्सपीरियंस है। कोई प्लेयर है, प्लेयर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस अगर उसको है, तो उस पर्सन को बोलेंगे वेटेरन। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो गाइस एडजेक्टिव है, और हिंदी की बात करूं तो मतलब है इसका अनुभवी। ही इज ए वेटेरन पर्सन। सचिन तेंदुलकर इज अ वेटेरन पर्सन, भाई उसको अपने खेल का बहुत अनुभव है। तो आप चाहें तो इसको एक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं। क्या? ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन या ही इज अ वेटरन पर्सन। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। हिंदी में लिख ले, है ना, अनुभवी। क्या लिखेंगे? अनुभवी। स्पेलिंग ध्यान से देख लें, एक्सपीरियंस्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस 31। ए रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स etc इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब क्या है भाई? एक रिजर्व है एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, है ना। उनका क्या है? जो नेचुरल निवास है, यूं कहिए जहां पर एनिमल्स को और बर्ड्स को भैया उनका जो नेचुरल निवास है रहने के लिए, है ना, रहने के लिए उनको जहां पर आ, वो खुद से शरण लेते हैं, नेचुरल शरण है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट है उनका। पसी पशु पक्षी जहां पर वो रहते हैं, शरण लेते हैं, तो क्या बोलेंगे? सेंचुअरी। गाइस नाउन है। हिंदी में बोलूं तो शरण स्थान भी कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए किसके लिए है? एनिमल्स और बर्ड्स के लिए है। क्या? सेंचुरी या पशु विहार भी बोल सकते हैं। क्या बोले? पशु विहार। भाई पशु पक्षी जहाँ अपनी नेचुरल, उनका जो घर है जहां पर वो आके शरण लेते हैं, उस जगह को बोलेंगे सेंचुरी। क्या बोलेंगे? सेंचुरी। गाइस नाउन है। चलिए 32 बात करते हैं।
32 है आपका, स्पेलिंग को अच्छे से याद करते रहो। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स। मतलब क्या है गाइस? भाई सिंपल सी बात है, अस्थि रोग के लिए उपचार से संबंधित चीजें। अस्थि सब लोग समझते हैं भैया, बोन से रिलेटेड, हड्डियों से संबंधित जितने भी बीमारी है ना, उसकी स्टडी, उसका जो एरिया है उसको क्या बोले भाई? यूं समझिए एक लाइन में कि हड्डी से संबंधित जो भी स्टडी की जाती है, जो भी उपचार किया जाता है ना, तो वो उपचार किसके अंदर आता है? वो आता है ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, मतलब विकलांग विज्ञान। ऑर्थोपेडिक समझ गए होंगे भाई, जैसे किसी की भाई हैंड ब्रोक हो जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है ना, किसी का जो है पैर टूट जाता है, तो जो क्या है, जो बोन है वो क्रैक हो गई है। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर स्टडी की जाती हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोपेडिक्स बोला जाता है। नाउन है विकलांग विज्ञान, लिख लीजिए ना। हड्डियों से रिलेटेड जितने भी हैं, बोन से रिलेटेड। बोन्स क्लियर है ना? चलिए बात क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा पर्सन भैया जो क्या बनाता है? जो डिक्शनरी को बनाता है, यूं कहिए जो शब्दकोश बनाता है ना। जैसे आप लोग वोकेबलरी पढ़ते हैं, वो हिंदी की है, चाहे वो संस्कृत की, वो इंग्लिश की वोकेबलरी है, तो उसको शब्दकोश को बनाने वाला जो पर्सन होगा क्या बोलेंगे? लेक्सिकोग्राफर। शब्दकोश ही कह सकते हैं, लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER। हम कह सकते हैं नाउन है, ठीक है, यू आर लेक्सिकोग्राफर। नाउन और एडजेक्टिव सॉरी दोनों की तरह यूज करेंगे। ए लेक्सियोग्राफर इज हियर, यू आर ए लेक्सियोग्राफर पर्सन। क्या मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो लिख लीजिएगा नाउन है अगर, लेकिन एडजेक्टिव की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर नीड है तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 34। हिंदी समझ में आ गया होगा लेक्सियोग्राफर की क्या? शब्दकोशी। नेक्स्ट है गाइस ए गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। भैया एक गैदरिंग हुई है, लेकिन कहाँ? एक धार्मिक जगह पर हुई है, तो उस गैदरिंग को क्या बोले भाई? भक्त लोग हैं ना, वो किसी भी धर्म के लोग हैं, तो जो गैदरिंग हो गई है उसे बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। CONG, कॉन्ग्रीगेशन। नाउन है भक्त मंडली। भैया वो चाहे हिंदुओं की मंडली हो, या मोहम्मदन्स की हो, या सिख की हो, या ईसाई। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन एक धार्मिक प्लेस पर जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस मंडली को, जो लोग इकट्ठा हो गए हैं उस मंडली को बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन है गाइस। वैसे भी लास्ट में IUN आया हुआ है, और मैंने बताया जिसके लास्ट में IUN NESS होता है तो वर्ड मैक्सिमम क्या होते हैं? नाउन होते हैं। 99% वर्ड नाउन होते हैं। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं 35 वर्ड, आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स। अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई। मेटल्स का जो धातु होते हैं, चाहे वो आपका गोल्ड है या आपका सिल्वर है या आयरन, उन मेटल्स का जो आर्ट का काम करता है ना, समझ गए? उसके पास कला है, मेटल्स को बनाने की कला है उसके पास। उसको वो अच्छे से तैयार कर लेता है ना, किसी भी पैटर्न में चेंज कर सकता है। तो उसको अगर मेटल्स की नॉलेज है तो भैया कहेंगे उसको मेटलर्जी है। धातु विज्ञान का जो नॉलेज है, धातु की जो नॉलेज है, उसको क्या बोला जाता है? मेटलर्जी बोला जाता है। METALL, ध्यान से स्पेलिंग लिख लीजिए, है ना, मेटलर्जी। धातु विज्ञान हिंदी में लिखने। बच्चों शायद मेरी बात क्लियर हो रही होगी जो मैं एक एक आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आई होप सो। ए प्लेस 36 लिखते हैं गाइस, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। भाई एक प्लेस जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। गाइस सब लोग जानते हैं, तो जहां पर हम लोग पक्षियों को रखते हैं तो उस जगह को क्या बोलेंगे? उस प्लेस को क्या बोलेंगे गाइस? क्वेश्चन ये है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, क्या बोलेंगे? एवियरी। नाउन है गाइस। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो क्या है? नाउन है। हिंदी में लिखेंगे आप पक्षीशाला। भाई जहां पक्षियों को रखा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? पक्षीशाला बोलेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। लेकिन जहां पर सिर्फ बर्ड्स को रखा जाता है,
पक्षियों को रखा जाता है, पशुओं को नहीं, ध्यान दीजिएगा, एवियरी। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास 37 एनिमल्स लिविंग इन वाटर। भाई वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं भाई कुछ जो एनिमल्स हैं लैंड पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन एनिमल्स की बात हो रही है जो पानी में रहते हैं, क्या बोलेंगे, एक्वेटिक। गाइस एडजेक्टिव है ना, जलीय एनिमल्स बहुत सारे हैं, जैसे क्रोकोडाइल बात करें भैया, वो एक एक्वेटिक एनिमल है ना। पानी में भी जितने रहने वाले एनिमल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक, जलीय, जल में रहने वाले तो जलीय हैं, एडजेक्टिव है, लिख लेंगे ना। देयर आर मैनी एक्वेटिक, बहुत सारे जलीय एनिमल्स हैं जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस 38 समवन नॉट फिट टू बी चूजन। कोई भी ऐसा पर्सन भैया जो किसी काम के लिए फिट नहीं है ना, मतलब अगर आप कोई काम देना चाहते हैं, उस काम के लिए वो लायक नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इनएलिजिबल, अयोग्य। जब मेरी बात समझ में आ गया होगा, अयोग्य कहिए, अपात्र कहिए, हम कहते हैं वो पर्सन इनएलिजिबल है, ये किसी भी पोस्ट के लायक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वो इनएलिजिबल है, इस काम के लायक नहीं है, वो इनएलिजिबल है। गाइस एडजेक्टिव है और आप लोग यूज कर सकते हैं, ही इज एन इनएलिजिबल मैन, क्या है, एडजेक्टिव है। आई होप मेरी बात क्लियर हो गया होगा, क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। शायद बात क्लियर होगा गाइस, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, भैया विशेषता बताता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 39 ए पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा पर्सन भैया जिसने दूसरे की राइटिंग ही चुरा ली। मतलब क्या है भैया, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी थी या फिर आपने कोई पोएम लिखी थी, आपने कोई भी ना पोएम लिखी है या कोई भी पोएट्री आपने की है और वो लिखी है लेकिन उसको कोई और कॉपी कर लेता है, तो उस पर्सन को बोलेंगे प्लेगरिस्ट। मतलब ये चोर है, लेकिन ये साहित्य का चोर है, इसने राइटिंग की चोरी की है, पैसे की चोरी नहीं की, राइटिंग की चोरी की है, तो उस पर्सन को बोलेंगे ही इज अ प्लेगरिस्ट पर्सन, साहित्यिक चोर, इज अ प्लेगरिस्ट पर्सन। बोलिए मेरी बात क्लियर निकल गया है। साहित्य की चोर करने, साहित्य का भाई कोई एक, जब एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की स्क्रिप्ट चुरा लेता है, या एक पोएम दूसरे, सॉरी एक पोएट दूसरे पोएट की पोएम चुरा लेता है, उसको प्लेगरिस्ट बोला जाता है। क्या, प्लेगरिस्ट, PLAG। स्पेलिंग अच्छे से देख लें गाइस, स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, प्लेगरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है 40, क्या, विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा काम जो आपने प्लान से नहीं किया, या यूं कहिए एक ऑर्डर से नहीं किया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आपने किसी काम को एक ऑर्डर से नहीं किया है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। अचानक कोई काम कर दिया है, तो वो जो काम किया आपने वो अव्यवस्थित काम किया है, हैजार्ड काम किया है, हैजार्ड काम किया है ना, अव्यवस्थित, डिसअरेंजमेंट तरीके से आपने काम किया। तो ये एडजेक्टिव है अपने आप में, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूं तो अव्यवस्थित, ठीक है ना, अचानक कर दिया ऐसे ही, कोई सीक्वेंस में नहीं किया आपने, हैफहजार्डली काम किया है। फिर हैफहजार्डली एडवर्ब हो जाएगा, और हैफहजार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, डिसअरेंजमेंट चीजों का। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। देखो हजार से याद कर लो, तब हजार खतरे थे इसलिए हैफहजार्डली काम किया, अचानक काम किया, अव्यवस्थित तरीके से काम किया। चलिए 41 देखते हैं गाइस। 41 है एंड ऑथर्स हैड रिटन और टाइप टेक्स्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। भाई कोई ऑथर का लिखा हुआ काम, या फिर उसने जो टाइप किया हुआ है खुद से, है ना, सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मतलब उसने भैया, कोई भी ऑथर था, उसने कोई पोएम लिखी है या कोई बुक लिखी है, उसका हैंड रिटन है वो, इसके लिए पब्लिकेशन के लिखा है। सपोज करिए अगर मैं कोई बुक रख देता हूँ और मेरे वो हाथ से लिखी हुई है, समझ गए होंगे, मैन्युस्क्रिप्ट, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है ना। अक्सर हम कहते हैं इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो उसने लिखी है, उसकी हैंड रिटन है, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट है ना। खुद आप लोग जो लिखते हैं, कोई भी खुद क्या, कोई ऑथर जो होता है, लेखक जो होता है, अगर वो खुद लिखता है, उसने जो खुद लिखा है उसको क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। चलिए
पांडुलिपि हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश से इस चीजों को क्लियर किया करो। नेक्स्ट है वन हु डील्स इन फर्स। फर्स मतलब एक ऐसा पर्सन भैया जो चमड़े की डील करता है। चमड़ा समझते हैं ना, लेदर से मतलब है। ये उस पर्सन को भी बोलते हैं भैया जो जानवरों की खाल होती है ना, उसमें डील करता है। जानवरों की जो है ना, मैंने कहा जो खाल होती है उसमें जो डील करता है उस पर्सन को बोलेंगे फरियर। क्या बोलेंगे? फरियर। चमड़े की डील करने वाला, फर की डील करने वाला क्या है? फरियर। वैसे इसको फर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर बोला जाता है। बोलिए मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर? 43 की बात करते हैं गाइस। 43 भी इंपॉर्टेंट है। ए पोजीशन और एन ऑफिस विद नो सैलरी बट हाई, विद नो वर्क सॉरी, बट हाई सैलरी। मतलब क्या है भैया? एक पोजीशन इस आदमी को मिली हुई है या एक ऑफिस मिला हुआ है, सैलरी तो बहुत ज्यादा है लेकिन काम कुछ करता नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कहूंगा। गवर्नमेंट जॉब में ही समझ लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी आप लोग सब समझते हैं सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन काम कुछ नहीं है, दायित्व जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, सैलरी बड़ी अच्छी पाता है। क्या? साइन क्योर। हिंदी में अगर बात करें तो भैया साइन क्योर वो पद है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसी पोस्ट जो बिल्कुल भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, तो एक साइन क्योर पोस्ट है। दायित्वहीन पद क्या बोलेंगे? साइन क्योर। आप किसी पर्सन को भी कह सकते हैं भैया वो साइन प्योर पर्सन है। क्या है? साइन प्योर पर्सन है क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन भैया काम कुछ नहीं करता है। आई होप सो 43 क्लियर हुआ होगा गाइस। चलिए आगे चलते हैं। 43 है आपके पास 44। 44 में है गाइस ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। एक पर्सन है जो किसका इंचार्ज है? म्यूजियम का। म्यूजियम सब लोग जानते हैं, संग्रहालय का इंचार्ज। भाई लेखा जोखा सब इसी के हाथ में है, क्या पैसे खर्च करने, क्या मेंटेनेंस होना है, तो उस पर्सन को क्या बोले? किसी म्यूजियम का जो इंचार्ज है उस पर्सन को बोलेंगे भैया क्यूरेटर। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 44 का संग्रहालय का रखवाला ना, उसकी देखरेख करता है, सब कुछ उसके हाथ में। स्पेलिंग पे फोकस कर लेंगे। फिर मैं कहूंगा गाइस 44 द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोविंग ऑफ अ फिल्म, है ना, प्रीमियर। ये सब लोग समझते हैं गाइस। जब किसी भी कोई मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले उसका क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट आता है, उसको ही प्रीमियर बोला जाता है कि भाई इस मूवी का प्रीमियर मैंने देखा था जो बहुत अच्छा था, और प्रीमियर को देखकर ही हम लोग मूवी को देखते हैं। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। या पब्लिक परफॉर्मेंस मतलब कोई भी म्यूजिक रिलीज हो रहा है, कोई भी एल्बम रिलीज हो रही है, कोई भी क्या मूवी रिलीज हो रही है, तो उसका छोटा सा जो ऐड आता है हम कहते हैं उसका प्रीमियम, सॉरी उसका प्रीमियर आ गया है। फिल्म से पहले अक्सर आता है, ये रिलीज होता है, या किसी भी सॉन्ग से पहले रिलीज होता है। चलिए नाउन है अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूँ। और क्यूरेटर भी भैया क्या था? नाउन था। आप अच्छे समझते हैं क्यूरेटर भी क्या था? नाउन था भैया। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। चलिए, अरे भैया पता नहीं थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। आई होप सो मेरी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ। क्या है? नाउन है दोनों ही। चलें आगे गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास 46। 46 को भी ध्यान से देखना है चीजों को। वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पर्सन है भैया जो मिस्टेक नहीं कर सकता, कोई भी गलती नहीं कर सकता। उस पर्सन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनफेलिएबल, अचूक। ये इनफेलिएबल पर्सन है। एडजेक्टिव है, ध्यान समझ लेंगे, विशेषण है। इनफेलिएबल मतलब ये फॉल होता है, ये गिरता नहीं है। इनफेलिएबल पर्सन है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? अचूक है। बोलो। वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, जो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, वो क्या है? वो इनफेलिएबल पर्सन। चलिए 47 की बात करते हैं। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। भैया कोई भी एक ऐसा एक्ट जिससे मनी का यूज यूज जो किया है वो गलत तरीके से किया है, मिस एप्रोप्रिएशन यूज किया है, मिस एप्रोप्रिएट यूज किया है। भैया जैसे पैसे का घोटाला, जितने भी आपके ये जितने भी, भाई नहीं नाम नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब समझते हैं। जितने भी नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो मनी का मिस एप्रोप्रिएशन ही तो कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। इम्बिजलमेंट, पैसे का घोटाला,
पैसे का घोटाला आप देखते हैं, चारा घोटाला, पता नहीं कौन कौन से इंडिया के अंदर घोटाले हो रहे हैं। तो पैसे का जो घोटाला है उसे क्या बोलेंगे? इम्बिजिलमेंट बोलेंगे। लिख लीजिए हिंदी में पैसे का घोटाला। आई होप सो गाइस याद हो गया होगा। लालू प्रसाद जी अभी आपके कहां पर हैं? या सब लोग समझते हैं जेल में हैं। इम्बिजिलमेंट ही उन्होंने किया था। चलिए 48, वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स। भाई एक ऐसा पर्सन जो बिल्डिंग को क्या करता है? डिजाइन करता है। भाई यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए ना, चीजें कैसे कैसे बिल्डिंग के अंदर बननी है। तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे आर्किटेक्ट। सब लोग जानते हैं, मुझे शायद 48 का बताने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो आपके घर को, आपकी बिल्डिंग को डिजाइन करता है। नेक्स्ट है 49, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। देखिए ये वो पर्सन है जिसने अपने लाइफ की स्टोरी खुद लिखी है। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, पूरी स्टोरी उसने खुद लिखी है। तो क्या है? वो ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन अगर आपकी लाइफ की जीवनी कोई और, आपकी लाइफ की स्टोरी कोई और लिख देता है तो वो बायोग्राफी है। लेकिन अगर आपने वो खुद लिखी है तो गाइस वो क्या है? वो ऑटोबायोग्राफी है। आई होप सो 49 क्लियर हो गया होगा जैसा मुझे लग रहा है। 50 है आपका गाइस, द कर्व्ड पाथ ऑफ अ प्लेनेट। आप सब लोग जानते हैं भाई आपके जो प्लेनेट हैं वो एक कर्व पाथ में घूमते हैं, है ना। एक कर्व वाली, जैसे आप लोगों ने अक्सर पिक्चर देखी होगी, वो गोल गोल भैया ऐसे कर्व वाली फॉर्म में घूमते हैं। तो वो जो प्लेनेट का जो कर्व वाला पाथ है जिसमें वो अपनी क्या कर रहे हैं? मूविंग कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे, कक्ष बोलेंगे। आई होप सो गाइस यहां तक मेरी बात 50 तक क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। आइए दोस्तों भैया 51 देखते हैं। 51 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बस ध्यान से देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि 50 तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। 51 है गाइस, ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। भाई एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? जो स्टडी करता है कि कोई वर्ड कहां से निकला है और इस वर्ड्स की हिस्ट्री क्या है, एक्चुअली इसका ओरिजिन क्या है, इसका जो रूट है, ये वर्ड बना कहां से है, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में उसको पता है और उसके बारे में पूरी वो नॉलेज रखता है, कोई भी वर्ड क्यों ना हो। तो भैया ऐसे पर्सन को बोलेंगे इटेमोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे भैया? इटेमोलॉजिस्ट। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शब्दों का इतिहासकार, शब्दों का जानकार। नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं क्या है गाइस? नाउन है। तो शब्दों का जानकार भैया, कोई हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें या संस्कृत भाषा की है, कोई भी उसका वर्ड है और उस वर्ड का जो जानकार है, एक्चुअली ये बना कहां से है, तो उस पर्सन को बोलेंगे इटेमोलॉजिस्ट। चलिए बात करते हैं 52। 52 है गाइस, ए बुक विच होल्ड्स सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर। देखिए अच्छे समझ लीजिएगा, आई एम रिपीटिंग, ए बुक विच होल्ड्स सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर। मतलब क्या है भैया? एक बुक है जिसमें एक ऑथर की बहुत सारी रचनाएं हैं। यूं कहिए एक ऑथर ने अलग अलग टॉपिक पर बात की हुई है, अलग अलग रचनाओं की बात की हुई है, तो वो पूरी कलेक्शन उसने एक बुक में ही दे दिया है। बहुत सारी रचनाएं थी एक राइटर की, एक ऑथर की, तो उसने कंपाइल करके एक बुक बना दी है। क्या बना दिया भाई? एक बुक बनाती है। तो उस बुक को बोलेंगे ओमनीबस। हिंदी में आप लिखना चाहे नाउन है, पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं क्या है। नाउन है गाइस क्या? ओमनीबस। हिंदी में बोलेंगे कथा संग्रह। भाई सारी रचनाएं थी, सारी रचनाएं मिलाकर एक बुक बना दी है, तो क्या बोलेंगे? कथा संग्रह। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिख दिया गाइस, क्या है? नाउन है। आई होप सो 52 क्लियर हो गया होगा। लेकिन ध्यान दीजिए एक ही बुक है और वो बुक भी एक ही उत्तर की है, लेकिन उसने रचनाएं अलग अलग, सेवरल रचनाएं जो है ना एक बुक के अंदर। ठीक है ना भैया? पूरा कथा तैयार कर दी है, पूरा कथा संग्रह आप लोग कहेंगे ओमनीबस। अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन एक ही बुक में है। चलिए गाइस देखते हैं 53, वन हु डेलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। क्या है? वन हु डेलिबरेटली, जो ध्यानपूर्वक, डेलिबरेट का मतलब है ध्यानपूर्वक, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी को।
मतलब यूं कहिए भैया, ये वो पर्सन है जो जानबूझकर दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो भैया उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलेंगे वेंडल। क्या बोलेंगे? वेंडल। समझ पा रहे हैं कि भैया ये जो पर्सन है ये वेंडल है, मतलब गुंडागिरी बोलते हैं भैया, सत्यानाशी गुंडागिरी पर्सन है ये। मतलब गुंडा एक तरह से बोलेंगे क्या? वेंडल नाउन है। गुंडा बोलिए या सत्यानाश करने वाला बोलिए, सत्यानाशी भी लिख सकते हैं, या गुंडागिरी करने वाला पर्सन भी लिख सकते हैं। जो गुंडागिरी करता है उसको क्या बोलते हैं भैया? वेंडल बोला जाता है। आई होप सो दैट इज क्लियर। 54 की बात करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। एक बहुत बड़ी संख्या में बुलेट्स को फायर किया गया है एक ही समय में। जब बहुत सारी गोलियां भैया किसी के ऊपर चला दी जाए, किसी के ऊपर, या ऐसी फायरिंग भी कर दी जाए, एक बहुत बड़ी संख्या में बुलेट्स को फायर किया गया है ना, तो भैया वो जो फायर की गई है उस फायरिंग को क्या बोलेंगे? उस फायरिंग को बोलेंगे गाइस, लिख लीजिए सब लोग, फुसिलेड। क्या? गोलियों की बौछार। गोलियों की बौछार, फुसिलेड नाउन है। इससे जो तोफ होती है ना, तोफ की बौछार भी इसको बोला जाता है, फुसिलेट। तो आई होप सो याद हो गया होगा। एक ही समय में बहुत सारी गोलियां दाग देना ना, AK-47 है भैया, उससे बहुत सारी गोलियां एक ही समय में जो है दाग दी गई है। तो क्या है, वो जो आपने गोलियां की हैं, जो गोलियों की बौछार की है, तो उसको फुसिलेट बोला जाता है। गोलियों की बौछार। बोलिए, बात क्लियर है नहीं क्लियर है? नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो। 55 की बात करें गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। ए टाल स्ट्रॉन्ग वुमेन। ये जो वुमेन है भैया, लंबी भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। क्या बोलेंगे? अमेजन। भैया अमेजन के नाम से आपके पास क्या है? एक वेबसाइट भी है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है भैया वीरांगना। ये जो लेडी है बहुत ही स्ट्रोंग है, ठीक है ना, हट्टी कट्टी कह सकते हैं एक तरह से भैया, रणचंडी हिंदी में बोला जाता है, या आप लोग कह सकते हैं वीरांगना। कोई भी लेडी है भैया जो बहुत एक तरह से पुरुषों जैसी है, दबंग लेडी है ना, क्या बोलेंगे? सी इज एन अमेजन लेडी। क्या मेरी बात क्लियर है? वीरांगना लिख लेंगे, ठीक है। अमेजन अपने आप में नाउन है, ठीक है। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच गाइस, नाउन है। आई होप सो 55 तक क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास गाइस, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। भैया अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे है ना, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग क्या बोले? मेरी बात क्लियर होगी होगी उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉनंड्रम। गाइस अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया। पहेली कहिए या समस्या कहिए भैया, मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो वो कॉनंड्रम है। क्या है? कॉनंड्रम, आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समस्या या पहेली। नाउन है भाई, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो क्या है गाइस? नाउन है, कॉनंड्रम। आई होप सो याद हो गया होगा। चलिए लेट अस सी 57। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद करिए जैसे चाइना है, चाइना की ये पॉलिसी है कि वो अपनी कंट्री का जो एम्पायर है, साम्राज्य है, उसे एक्सटेंडिंग करता रहता है हमेशा। आपने देखा भी होगा भाई, वो हमेशा ना दूसरों की जो लैंड है उस पर कब्जा करने के लिए एकदम क्या रहता है? तैयार रहता है, या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए तैयार रहता है। इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। भाई चाइना की जो नीति है, हिंदी में लिख लेंगे साम्राज्यवाद, नाउन है। और चाइना की जो नीति है सब लोग जानते हैं, साम्राज्यवादी नीति है। तो इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होगा? जो अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करने में रहता है। कोई राजा हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है। तो भैया वो क्या कर रहा है? वो इंपेरियलिज्म कर रहा है, साम्राज्यवाद की नीति कर रहा है। तो लिख लीजिए साम्राज्यवाद, नाउन है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। 58 है, ए स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। किसी भी चीज के लिए जब आपकी स्पेशल फॉन्ड होती है, मतलब किसी चीज को आप
बहुत ज्यादा इच्छा होती है, स्पेशल फॉन्डनेस है, या फिर आपकी पसंद है, लाइकिंग है। तो उस लाइकिंग को क्या बोले भाई? कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, उसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, तो वो जो इच्छा है भैया उसको बोलेंगे तेरु इच्छा, टेंजेंट। नाउन है क्या? टेंजेंट। जैसे आप लोग कहते हैं भैया मेरे पास, मुझे ना सिलेक्शन लेने की मेरे पास क्या है, पेंचेंट है, बहुत ज्यादा रुचि है मेरी। रुचि भी लिख सकते हैं, झुकाव भी लिख सकते हैं, इच्छा भी लिख सकते हैं। तीव्र इच्छा, लेकिन क्या है गाइस? तीव्र इच्छा। आई होप सो पेंचेंट याद हो गया होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर पेंचेंट है कि भैया गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए तो है ही कि मुझे, मेरे अंदर क्या है, पेंचेंट है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं 59, रिलेटिंग टू किंगशिप विद द फादर। किंगशिप मतलब राजा, है ना, राजा से रिलेटेड है भैया। तो क्या रिलेटिंग टू किंगशिप विद द फादर, क्या पैट्रिलियनल। गाइस लिख लेंगे क्या? पैट्रिलियनल मतलब क्या है? एक तरह से पितृवंश। मतलब जब राजा का बेटा भी भाई राजा होता है, तो पितृवंश चल रहा है ना भाई। राजा था, उसका बेटा भी राजा, फिर उसका बेटा भी राजा, तो कहीं ना कहीं पितृवंश चल रहा है, पैट्रिलिनियल चल रहा है, पितृवंशी हिंदी में लिख लेंगे कि भाई ये तो क्या है, ये तो राजा ही भाई क्या है, इनके तो फादर भी राजा थे, ये भी राजा हैं, आगे बच्चे भी राजा होंगे, तो वहां पर क्या है, वहां पैट्रिलिनियल चल रहा है, पितृवंश चल रहा है। नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप लोग कांग्रेस के अंदर कह सकते हैं भैया वहां पर भी क्या चल रहा है, पैट्रिलिनियल चल रहा है। चलिए, सृष्टि बात करते हैं भाई। कोई भी घराना है वहां भी ये बोल सकते हैं आप, है ना। सऊदी अरब देखो, वहां पर भी क्या चलता है, पैट्री लाइनल चलता है भाई। राजा का पुत्र राजा ही होता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। सृष्टि है ए पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। देखिए क्या मतलब है, सेलेब ये है एक पार्ट, वर्ड का एक पार्ट है जिसको आपको अलग से, कैन बी प्रोनाउंस, जो अलग से प्रोनाउंस किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे शब्दांश। भाई सेलेबस का अलग से पार्ट बना है जिसको आप अलग से प्रोनाउंस कर सकते हैं, शब्दांश गाइस। सेलेबल एडजेक्टिव वाली फॉर्म में है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो क्या है गाइस, एडजेक्टिव है। सेलेबल शब्दों का जो हिस्सा होता है, यूं कहिए शब्दों का जो शॉर्ट पार्ट होता है उसे सेलेबल बोला जाता है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी होगी। 61 है गाइस, पासिंग आउट ऑफ यूज। अगर कोई चीज आउट ऑफ डेट हो गई है ना, कोई चीज भाई पास आउट हो गई है, मतलब उसका वो आउट ऑफ फैशन हो गया। पासिंग आउट का मतलब है आउट ऑफ फैशन, अब उसको यूज में नहीं ला सकते, है ना। तो क्या बोले, बोलो राइट आंसर क्या होगा गाइस, मैंने लिखा भी है। राइट वर्ड क्या होगा, ओब्सिलेसेंट। मतलब क्या है, अप्रचलित, आउट ऑफ फैशन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ओब्सिलेसेंट। चलिए, हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पुराना लिख लेंगे, अप्रचलित लिख लेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं भैया ये जो चीज है वो क्या है, आउट ऑफ फैशन है, ओब्सिलेसेंट है, अप्रचलित। क्या है गाइस, एडजेक्टिव है। ध्यान समझिए क्या है, एडजेक्टिव है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी चीज जो आउट ऑफ फैशन हो गई है वो ऑब्सिलेसेंट हो गई है। चलिए 62 की बात करते हैं। ए ड्रिंक यूजुअली मेड फॉर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहल ड्रिंक्स। आप लोग जानते हैं भाई, जब अल्कोहल में आप अल्कोहल को क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, है ना भाई। अलग अलग ब्रांड की जो अल्कोहल है आप मिक्स कर लेते हैं। और ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर, मिक्सचर से बनी है, वन या एक से ज्यादा अल्कोहल आपने मिक्स कर लिए हैं, तो भैया सब लोग जानते हैं कॉकटेल पार्टी। ये बहुत सारे लोग करते भी हैं। आप में से कितने लोग कॉकटेल करते हैं भैया? अब इसी ब्रांड की ली है, फिर उस ब्रांड की जो है शराब ले ली है, क्या बोलेंगे, मिश्रित शराब हिंदी में, कॉकटेल। आई होप सो 62 क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कॉकटेल भी क्या है, नाउन है। मिश्रित शराब, मिक्स शराब जो होती है वो कॉकटेल होती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट बात कर, आपके पास है 63, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस। भैया गाय जैसा बोल सकते हैं, हम कहते हैं गाय से जो है रिलेटेड है, गाय जैसा, बुआइन,
क्या है? बुआइन। अक्सर आप किसी क्वालिटी बताते तो हम कहते हैं वो एज अ बुआइन है, गाय जैसा, मतलब सीधा साधा एक तरह से। गाय जैसा लड़का है या गाय जैसी है, तो गाय जैसा हिंदी में लिख लो बुआइन। अगर किसी के अंदर गाय जैसी क्वालिटी है, गाय जैसी मतलब हम कहते हैं बहुत सीधा साधा आदमी है, तो भैया वो बुआइन कैटेगरी का पर्सन है। गाय जैसा, बड़ा सीधा साधा। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। कुछ भी ऐसी चीज भैया जो फ्यूचर में क्या हो सकती है, घटित हो सकती है ना। अच्छा, बुआइन के आगे तो लिख लेंगे ना, पार्टिसिपेट, समझ गए ना। गाय जैसा, पशु जैसा, मतलब एक तरह से सीधा साधा जो हम कहते हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो आप लोग लिखेंगे भैया ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। गाय जैसा बिल्कुल सीधा साधा है, तो वो पर्सन बुआइन है, एडजेक्टिव है। ओके, चलिए। हाँ भैया, हम लोग कहाँ पर थे? 64 पर। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। कुछ भी ऐसी चीज भैया जो फ्यूचर में हो सकती है ना। अचानक कुछ भी, चाहे वो एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो सकता है अचानक फ्यूचर में, तो क्या बोलेंगे? कंटिंजेंसी। अचानक, सडनली कोई चीज हो रही है, सडन लिख सकते हैं। हिंदी में लिखिए अचानक। भाई अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कंटिंजेंसी हुआ है। कोई भी घटना घटित हुई है तो वो कंटिंजेंसी हुई है, अचानक घटना। भाई हिंदी में अगर बात करें तो क्या है गाइस? अचानक है, कंटिंजेंसी है। आई होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी जो मैं बोल रहा हूँ। क्या? अचानक। चलिए आगे बात करते हैं गाइस। 65। कंटिंजेंसी का मतलब क्या है? अचानक है। वाइल्ड द नोजी डिसऑर्डर। वाइल्ड द नोजी डिसऑर्डर मतलब क्या है? एक तरह से वाइल्ड माहौल बना रखा है, एकदम नॉइज कर रखा है ना। पेंडिमोनियम, हंगामा, कोलाहल। कोलाहल समझते हैं, शोर शराबा, एकदम शोर शराबा मचा हुआ है ना। तो वहां पर क्या है भैया? पेंडिमोनियम है। कोलाहल लिख लो, शोर शराबा लिख लो, है ना। जैसे कोई भी प्लेस होता है तो वहां पर बहुत पेंडेमोनियम होता है, बहुत कोलाहल होता है, बहुत शोर शराबा होता है, तो आप उसे कह सकते हैं दिस इज पेंडेमोनियम प्लेस। नॉइज से भरा हुआ मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो भैया वो पेंडेमोनियम प्लेस है। आई होप सो 65 क्लियर हो गया होगा गाइस। नाउन है अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। कोलाहल, शोर शराबा, आप लोग सब समझते हैं। 66 की बात करें, ए पर्सन हु इज, क्या है? सोनली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। एक पर्सन जो खुद ही मोटिवेट हो जाता है, लेकिन किससे? पैसे से। अगर इसको पैसे दे दिए जाओ, पैसे दे दिए तो भैया इससे कुछ भी करा लो, आप कोई भी काम करा लो, ये पैसे से मोटिवेट होता है। या फिर क्या? पर्सनल गेन। खुद का अगर इसका प्रॉफिट है तो खुद से ही, अगर कुछ प्रॉफिट है तो खुद ही वो मोटिवेट हो रहा है, अपना प्रॉफिट पूरा करने के लिए वो खुद ही क्या होता है? मोटिवेट हो जाता है। या तो पैसा दे दो भैया, या खुद उसका जो काम है ना, तो भैया क्या बोलेंगे? मर्सिनरी। एक तरह से लिख लीजिए, लोभी लिख लीजिए, या किराए का सैनिक। आप लोग सब जानते हैं हम कहते हैं, नाउन है, लिख लीजिए कि भैया वो आदमी ना बिना पैसे के कुछ नहीं करेगा। किसके? बिना पैसे के कुछ नहीं करेगा, तो वो मर्सिनरी है। लोभी कहिए, लालची कहिए, किराए का सैनिक। भाई पैसे देते हैं और कहते हैं भाई जा उसको मार, तो भैया उसके लिए पैसा वैल्यू रखता है, पैसे से ही मोटिवेट होता है, पैसे के लिए ये काम करता है, तो उसको मर्सिनरी बोला जाता है। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा। पैसे देकर आप इससे कुछ भी करा लें। 77 है समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। बहुत अच्छा वर्ड है। कुछ भी ऐसी चीज जो बियॉन्ड है, एकदम परे है, किससे? नेचर की पावर से, है ना। मतलब बहुत ज्यादा प्राकृतिक चीज, अति प्राकृतिक। हिंदी में लिख लेंगे क्या है? प्रीटर नेचुरल। क्या है? प्रीटर नेचुरल, अति प्राकृतिक। बोलिए, बात क्लियर है नहीं क्लियर है? जैसे हमने कहा भैया ओटम आ गई है, ओटम कोई भी ऋतु आना, ओटम हैड कम विद प्रीटर नेचुरल वाइंड। बोलिए, बात क्लियर नहीं क्लियर? सॉरी, विंड। समझ के क्लियर हो गया होगा। द ऑटम हैज कम प्रीटर नेचुरल विंड, ठीक है ना। तो भैया हम कहते हैं ना, ये तो भैया एकदम क्या है, आप कहीं वादियों में गए, पहाड़ों में गए, तो हम कहेंगे ये तो प्रीटर नेचुरल है, मतलब एकदम परे है एकदम। जब आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त फीलिंग आ जाती है तो प्रीटर नेचुरल होता है
है ना, कहीं ना कहीं आप एकदम बिल्कुल संसार से एकदम परे हो गए हो, बहुत अच्छी, कहेंगे प्राकृतिक से भी ऊपर है, बेस्ट वाली फॉर्म में पॉजिटिव वर्ड है, अति प्राकृतिक हिंदी में लिख लेंगे। स्टेट डिस्क्रिप्शन ऑफ a disagreeable thing by an agreeable name। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है, जब आप डिसएग्रीबल थिंग्स, मतलब जिन चीजों को लेकर आप एग्रीबल नहीं हो लेकिन आप उनके नाम से एग्री हो, देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल, इसको ऐसे समझो, जब आप कहीं पर डिसएग्री की जगह एग्रीबल वे में बात करते हो, मतलब जब कहीं पर आपको कठोर शब्द यूज करने थे, हार्ड वर्ड यूज करने थे, लेकिन आप उसकी जगह स्वीट वर्ड यूज करते हो, मधुर वर्ड का यूज करते हो, मतलब हार्ड वर्ड थे उनकी जगह आपने मधुर वर्ड का यूज किया है, तो आपने भैया क्या किया है, यूफेमिज्म किया है। क्या किया है, यूफेमिज्म आपने किया है। तो क्लियर हो गया होगा, आपने क्या किया है, यूफेमिज्म किया है, यूफेमिज्म आपने किया है। ई साइलेंट रहता है गाइस। हार्ड शब्दों की जगह जब आप कठोर शब्दों की जगह आप मधुर शब्दों का यूज करते हो, डिसएग्रीबल चीजों की बजाय आप क्या हो जाते हो, एग्रीबल हो जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, यूफेमिज्म कर रहे हो। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी होगी, है ना। आपने बहुत टफ, आपको किसी को भाषण देना था, सपोज करो ऐसा समझो, आपको किसी को भाषण देना था, लेकिन आपने भाषण जो है ना देना दूसरे वे में था, लेकिन आपने क्या किया, बहुत स्वीट शब्दों में वो भाषण दिया है, हार्ड वर्ड यूज करने थे तो आपने वहां पर यूफेमिज्म कर दिया। नाउन है अगर पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करता हूँ। आई होप सो गाइस 68 क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, 68 से आगे है तो भैया 69 देखते हैं। 69 देखिए इंपॉर्टेंट है, वॉक इन अ प्राउड मैन, सॉरी, वॉक इन अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। भाई जब कोई आदमी चलता है बहुत प्राउड वे में एंड कॉन्फिडेंट वे में, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग बड़ा जो है ना रोड पे चलते हुए ऐसा चलते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया है ना, बहुत ही प्राउड वे में सीना तान के चलते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंट वे में, तो भैया उनका जो चलना है वो स्वैगर कहलाता है, वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूँ, अकड़ कर चलना अगर बात करें तो लोग कैसे चलते हैं, अकड़ कर चलते हैं रोड पर, तो भैया वो स्वैगर वे में चल रहे हैं। इसमें स्वैगर वे, अकड़ कर चलना, हिंदी में लिख लीजिए। हम लोग कहते हैं भाई तुम्हें स्वैगर वे में नहीं चलना चाहिए, यू शुड नॉट गो इन अ स्वैगर वे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, अकड़ कर चलना। 70 बात करते हैं, ए पार्ट ऑफ अ स्टेज इन फ्रंट ऑफ अ कर्टेन, मतलब क्या है भैया, जो कर्टेन होता है ना मंच पर, भैया स्टेज पर जो कर्टेन होता है उसके आगे का भाग जो होता है, कर्टेन के सामने की जो पर्दे के सामने की जो जगह होती है, यूं कहिए रंगमंच का जो आगे का भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोसिनियम। अच्छा वर्ड है क्या, प्रोसिनियम नाउन है भैया। रंगभूमि या रंगमंच के सामने का जो भाग है, हिंदी में लिख लो, है ना, क्या लिखेंगे भैया, रंगभूमि का आगे का भाग प्रोसिनियम कहलाता है। आई होप सो सेंटेंस क्लियर हो गया। इन फ्रंट ऑफ अ कर्टेन का है, कहीं पर भैया मंच लगता है ना, राजनीति के जो लोग आते हैं, कर्टेन जो होता है, कर्टेन के आगे की जो जगह होती है, सामने की जो जगह होती है, उसको प्रोसिनियम बोला जाता है। चलिए 71 की बात करते हैं, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, एक ऐसा पर्सन जो करता है, कुछ करता है लेकिन प्रोफेशनली नहीं करता, अपने मजे के लिए करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब ये जो काम कर रहा है ना वो अपने शौक में काम करता है, इसका प्रोफेशन नहीं है, इसका काम नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ये काम जो करता है वो कैसे करता है, अपने शौक में करता है। क्या है, एमेचर, शौकिया, है ना, शौक में करने वाला पर्सन, हम कह सकते हैं ए ए अमेचर पर्सन इज हेयर, शौकिया लिख लो हिंदी में, शौक में करने वाला, शौकीन, है ना। हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं, किसकी तरह, नाउन की तरह यूज करते हैं। बोलो मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है, क्या डाउट है। मतलब अगर आप कोई भी काम करें, आप क्या कोई भी पर्सन है भैया, ये उसका काम नहीं है, उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलते, बस अपने शौक में करता है, ठीक है ना, और पैसे नहीं लेता उसके, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, एमेचर। क्या बोलेंगे भैया, एमेचर।
चलिए 72 की बात करते हैं। मटेरियल्स दैट चेंज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ये भी एग्जाम में गाइस कई बार पूछा गया है कि मटेरियल जो है ना वो नेचुरली चेंज हो जाते हैं एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन से। बैक्टीरिया सब लोग समझते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल। भैया EBLE लगा हुआ है, पहले तो आप ही समझ लीजिए। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, पहले तो मैं आप लोग को यही बता दूं क्या है। एडजेक्टिव है गाइस, बायोडिग्रेडेबल। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। हिंदी में अगर बात करें तो हम कहेंगे भाई जो नेचुरल तरीके से क्या हो जाता है, सड़ जाती हैं चीजें। जैसे भैया कोई भी चीजें हैं वो अपने आप में नेचुरल तरीके से सड़ जाती हैं और सड़कर किसी और फॉर्म में बदल जाती है। तो वो जो प्रोसेस हुआ है वो बायोडिग्रेडेबल हुआ है। ठीक है, जीवों से भाई, है ना, बैक्टीरिया जब चेंज हो जाते हैं नेचुरली, लेकिन कोई केमिकल का यूज आप लोगों ने नहीं किया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। जैसे अगर बात करें भैया गोबर का सड़ना भी एक तरह से जो नेचुरली वो सड़ जाता है तो खाद में बन जाता है, तो उसका जो प्रोसेस है वो भी बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्या 73 गाइस। हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, ये भी बड़ा अच्छा है। किसी चीज में भैया स्मेल होना या उसका टेस्ट खराब हो जाना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज है भैया, सब्जी वगैरह है जो सड़ जाती है ना, वो सड़ने के बाद उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। बोलिए हाँ या ना। उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। कोई भी चीज जब बासी हो जाती है, स्टेल हो जाती है, स्टेल का मतलब ही बासा है, बासी है, तो उसमें स्मेल हो जाती है, बदबू हो जाती है। भाई आप सब्जी रखते हैं तो सड़ जाती है, और जब उसमें बदबू हो गई तो खट्टापन आ जाता है, तो भैया उसको क्या बोलेंगे? रैंसिड। एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब ये रैंसिड हो गया है, खट्टा हो गया है, एडजेक्टिव लिख लेंगे। खट्टा कहिए या दुर्गंध युक्त बोलिए, जब किसी चीज में दुर्गंध हो जाए भाई। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है नहीं क्लियर? एडजेक्टिव है, दुर्गंध युक्त या खट्टा, कोई चीज खट्टी हो जाती है। चलिए भैया आगे चलते हैं 73 तक। मुझे उम्मीद है, देखिए मैं हिंदी भी साथ साथ आप लोग को बताता जा रहा हूँ। 73 के बाद है गाइस आपका 74, ये रहा 74 है गाइस। A wooden object used for connecting animals that are pulling a vehicle। भाई जब किसान खेत जोतते हैं ना, तो एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है जो एनिमल्स की गर्दन में लगाया जाता है। गर्दन से उसको टाई किया जाता है, बांधा जाता है, और उसे फिर जो बैल है, एनिमल है, बैल कहिए या और भी भैंसा भाई, जो पशु है उसको खींचता है, जिसको योक बोला जाता है, जुआ। आप लोगों ने कुछ ने देखा होगा भाई, बैलों से जब खेत की जुताई करते हैं तो उनकी गर्दन पर जो जुआ रखा जाता है उसको जुआ बोला जाता है। एक तरह का लकड़ी का सबस्टेंस होता है, तो क्या लिखेंगे? जुआ। ये खेलने वाला जुआ नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट का लकड़ी का जो जुआ है। देखिए क्या कहा, अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कनेक्टिंग एनिमल। एनिमल को टाई किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट से, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है योक। क्या बोला जाता है? योक। नाउन है भैया जुआ, क्या बोलेंगे? जुआ। बोलो मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर है? आई होप सो क्लियर हो गया होगा जो मैं बोल रहा हूं। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, दो बैल होते हैं और दो बैल के बीच में भैया हल टाइप होता है ना, जिससे हम खेत जोतते हैं, और दोनों बैलों की गर्दन पे उसको रखा जाता है और गर्दन से टाई किया जाता है, फिर उसको वो खींच कर, है ना, जुताई करते हैं बैल। तो उस इंस्ट्रूमेंट को भैया योग बोला जाता है, योग बोला जाता है, जुआ बोला जाता है। चलिए आगे बात करता हूं। नेक्स्ट है मेरे पास 75। क्या है गाइस? A man who knows a lot about things like food, music and art। भाई 75 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। क्या? कनजर। CONNOISSER, क्या बोलेंगे? कनजर। एक पर्सन भाई जो क्या है, जो बहुत कुछ जानता है इसके बारे में, फूड को और म्यूजिक को या आर्ट को। यूं कहिए भैया जो फूड को परख करता है कि फूड अच्छा है नहीं है, उसका पारखी है, परख करने वाला है कि फूड अच्छा है या नहीं है। म्यूजिक किसको नॉलेज है या किसी भी आर्ट किसको नॉलेज है? हिंदी में लिखेंगे पारखी। क्या लिखेंगे?
पारखी, भाई परख करने वाला है, कहता है उसका खाना अच्छा है, ये म्यूजिक बड़ा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये जज है, उनको उनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में या किसी आर्ट के बारे में। तो ऐसे पर्सन को गाइस कनजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कनजर बोला जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करूं तो क्या है? नाउन है। एक जज भी कह सकते हैं, भाई जज है, ये चीजों को परखता है कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 76 गाइस। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिसीज ऑफ द नोज। एक डॉक्टर है भैया जो स्पेशलाइज रखता है कौन सी बीमारी में भैया? नाक की बीमारी में। भाई नाक की रिसर्च पूरी तरीके से जानता है ना, नाक के बारे में सारी नॉलेज है, भाई नाक में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में स्पेशलाइज रखता है, स्पेशलाइजेशन है इसको नोज की बीमारी के बारे में। क्या बोलेंगे? राइनोलॉजिस्ट। नाक से जितनी भी रिलेटेड बीमारी हो जाती है तो सबका ये ट्रीटमेंट करता है, वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे भैया? राइनोलॉजिस्ट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ही इज ए राइनोलॉजिस्ट। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह कहीं ना कहीं काम करता है। क्या बोलिए, बात क्लियर नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? तो आई होप सो गाइस 76 क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। क्या? राइनोलॉजिस्ट। चलो भाई आगे चलते हैं। नाक विशेषज्ञ। क्या बोल सकते हैं? नाक विशेषज्ञ हिंदी में बोल सकते हैं। 77 है स्टडी ऑफ केव्स। भैया ये गुफाओं का अध्ययन करता है। ये गुफा इतनी लेंथी है, ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनी हुई है। स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं का अध्ययन करता नहीं, सॉरी, गुफाओं का जो अध्ययन आता है वो किसके अंदर आता है? वो स्पेलोलॉजी के अंदर आता है। स्पेलोलॉजी में हम गुफाओं का अध्ययन पढ़ते हैं, वहां इतनी बड़ी गुफा है, वो इतनी ऊंचाई पर है, तो जो चीजें गुफाओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्पेलोलॉजी बोला जाता है। बोलिए मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर है? गुफा विज्ञान कह सकते हैं, नाउन है अपने आप में। ठीक है, क्या है गाइस? नाउन है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। 78 की बात करता हूं। गवर्नमेंट बाय फ्यू। फ्यू पर्संस कहेंगे जब गवर्नमेंट को कुछ लोग ही चला रहे, गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस, है ना, बाकी लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलती। और ये मैक्सिमम कंट्री में है भाई, कहने के लिए डेमोक्रेसी होती है बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन गवर्नमेंट को तो भैया कुछ लोग ही चलाते हैं। गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पर्संस कहेंगे आप, अ फ्यू पर्संस, इसको ऐसे लिख लीजिए। वैसे वो अपने आप में भी ठीक था, गवर्नमेंट बाई फ्यू या गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पर्संस। तो भैया वहां पर क्या है? अल्पतंत्र है, ओलिगार्की है। क्या है? ओलिगार्की। लिख लेंगे। ओलिगार्की इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओलिगार्की। अल्पतंत्र हिंदी में बोले क्या बोलेंगे? अल्पतंत्र। भाई गाइस नाउन है, पहले तो आपको यही बता दूं क्या है, नाउन है, अल्पतंत्र। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है गाइस, तो भैया आइए 79 देखते हैं। मैंने जितने भी इडियम्स, सॉरी जितने भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए हैं ना गाइस, सारे के सारे एकदम इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी सीजीएल में, यहाँ तक कि आपको सीजीएल में भी मिलने वाले हैं। 79 क्या था जरा देखते हैं। वन हु ऑफर्स हर सर्विस, सॉरी हिज सर्विस, हर सर्विस भी हो सकता है, ऑन हिज या हर ऑन फ्री विल। एक ऐसा पर्सन जो अपनी सर्विस जो है वो अपनी स्वेच्छा से, फ्री इच्छा से देता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेता। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं भी भाई रिलीजियस प्लेस या कहीं पर भी जाकर अपनी सर्विस को बिल्कुल फ्री देते हैं, है ना, अपनी सर्विस को क्या देते हैं? बिल्कुल फ्री देते हैं। समाज सेवी, वॉलंटियर, भाई किसी ने एनजीओ चला रहा है तो वो पैसे नहीं लेता, लेकिन फ्री में वो लोगों को सेवा देता है ना, वो पर्सन क्या है? वॉलंटियर है, समाज सेवी। हिंदी में लिख लेंगे क्या? समाज सेवी। भैया पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो क्या है? नाउन है गाइस, है ना, अपनी फ्री में सर्विस देता है। ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है जो फ्री में सर्विस देता है, कोई भी हो सकता है भैया, आप भी हो सकते हैं, कोई इंजीनियर भी हो सकता है। आई होप सो यहां तक मेरी बात क्लियर हुई होगी। 79 क्लियर है, उम्मीद करता हूँ। 80 है गाइस, देखते हैं क्या है। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। देखो कितना बढ़िया है, ये ऐसा पर्सन है जो हमेशा डाउट ही करता रहता है।
हमेशा से वो डाउट कर रहा है। तो भैया ऐसे पर्सन को बोलेंगे क्या, शंकाशील, है ना, स्केप्टिक। क्या है गाइस, स्केप्टिक है। लिख लीजिएंगे भैया, ये हमेशा दूसरों पर डाउट ही करता है, कहते हैं भाई वो स्केप्टिक पर्सन है। तो गाइस ये है क्या, ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, ये एडजेक्टिव है। स्केप्टिक पर्सन, स्केप्टिक लेडी, स्केप्टिक बॉय। चलिए, संदेह करने वाला जो आदमी होता है उसको स्केप्टिक बोला जाता है। गाइस 81 है, एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। स्लेव का मतलब सब लोग समझते हैं गुलाम होता है। भैया गुलामों का जो कलेक्शन है, गुलामों को जो एक ग्रुप में इकट्ठा करके रखता है, सॉरी, गुलामों का जो पूरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप को क्या बोले, कोफल, काफिला। भैया लेकिन ये स्लेव का है, गुलामों का है, गुलामों का पूरा एक ग्रुप है जिसको कोफल बोला जाता है, काफिला हिंदी में बोला जाता है। भैया पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो क्या है गाइस, नाउन है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। भाई अभी तो नहीं होता, लेकिन कुछ जगह अभी भी होता है जहां पर गुलामों को रखा जाता है, पूरा एक ग्रुप होता है गुलामों का, है ना, अपने अकॉर्डिंग उन पर चीजें कराई जाती है ना। 82, ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। एक प्रोफेशनल सोल्जर है भैया जिसको हायर किया गया है सेवा देने के लिए, ना, एक फॉरेन आर्मी में। भैया अगर कोई भी फॉरेन आर्मी किसी भी सोल्जर को, प्रोफेशनल सोल्जर को बुला लेती है तो उसको पैसे देगी भैया, ताकि वहां की जो आर्मी है फिर वो उनको ट्रेन करे। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, देखिए, मर्सिनरी। मर्सिनरी पीछे भी आया था, इसको ध्यान दे। मर्सिनरी क्या है गाइस, नाउन है। ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। किराए का सैनिक आप लोग कह सकते हैं। भैया ये गया वहां पर आर्मी को ट्रेन करने के लिए, उसके बदले में क्या लेगा, पैसे लेगा, किराए का सैनिक। नेक्स्ट बात करते हैं 83, नॉट लाइकली टू बी इजली प्लीज्ड। एक्चुअली ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है गाइस, पीछे भी आया था। ये वो पर्सन है, बस वर्ड दूसरी तरीके से पूछा गया है। एक पर्सन भैया जो आसानी से खुश नहीं होता, नॉट लाइकली टू बी इजली प्लीज्ड, इसको आसानी से खुश नहीं कर सकते, ऐसे पर्सन को बोलेंगे फास्टिडियस। क्या, फास्टिडियस। एडजेक्टिव है तनुक मिजाज। आपने पीछे पढ़ा था सिलेक्टिव इन हैबिट्स, मतलब जिसको आसानी से खुश नहीं करा जा सकता, इसकी जो हैबिट्स है थोड़ी सी वो डिफरेंट है, आसानी से आप इसको खुश नहीं कर सकते किसी भी चीज में। वैसे पर्सन क्या बोलेंगे, ही इज ए फास्टिडियस पर्सन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। 84, ए क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज। एक भैया विलेज में क्या है, ये ग्रुप है, किसका गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा। क्लस्टर का मतलब तो सब लोग समझते होंगे, मुझे उम्मीद है ना। एक साथ भैया भारी संख्या में, क्लस्टर का मतलब झुंड होता है कहीं ना कहीं, घर का झुंड, बहुत भारी संख्या में जहां पर क्या है, घर है, किसमें, एक विलेज में, मतलब गांव में एक झुंड में घर है, तो उन घर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैमलेट। क्या बोलेंगे गाइस, हैमलेट। यूं समझिए गांव में भैया क्या होता है, एक झुंड में अलग अलग जगह घर बने होते हैं, कोई आउटर साइड पे बना है ना, उन पूरे घर को, पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, हैमलेट बोलेंगे। नाउन है अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूँ। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट 85, थॉटफुल एंड सैड। अगर कोई पर्सन भैया थॉटफुल है या सैड पोजीशन में है तो उस पर्सन को क्या बोले, भैया बहुत टेंशन में है और दुखी भी है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, उस पर्सन को बोलेंगे भैया पेंसिव, विचार मग्न, विचार मग्न। भैया एडजेक्टिव है ना, मैंने याद करने का वैसे तरीका भी ये बताया था कि पेन लेके शिव पेंसिव है, पेन है उनके पास और वो किस पोजीशन में, पेंसिव पोजीशन में, विचार मग्न, विचारों में खोया हुआ पर्सन जो है वो पेंसिव। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव वाली फॉर्म है गाइस।
86 की बात करता हूं, अ नंबर ऑफ मंकीज। भैया एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो दल होता है, जैसे मंकी का, बंदरों का जो दल है उसको भी ट्रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रूप। एक पूरी टुकड़ी है ये, उसको क्या बोलेंगे? ट्रूप बोलेंगे। नाउन है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूं तो गाइस क्या है? नाउन है। अब उसको क्लियर हो गया होगा क्या? ट्रूप। एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है आपके पास भैया 87, लास्टिंग फॉर 2 years। या जो दो, कोई भी ऐसी चीज 2 साल के लिए है, 2 साल में उसका अंत हो जाता है, तो क्या है वो? बाइनियल है, द्विवार्षिक। हिंदी में क्या लिखेंगे? द्विवार्षिक। 2 साल में अंत हो जाता है, तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करूं तो क्या है? एडजेक्टिव है गाइस, एडजेक्टिव। बाइनिलियल, हमने कहा ये जो फंक्शन है वो बाइनिलियल है, मतलब 2 सालों में एक बार होता है। कोई भी ऐसी चीज जो 2 साल के लिए है ना, 2 साल में फिर होगा तो बाइनियल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 88, ए स्पीच इन फ्रेज ऑफ, है ना, एक भैया स्पीच है, फ्रेज ऑफ समवन, है ना, किसी के लिए ये स्पीच दी गई। गाइस आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अ स्पीच इन फ्रेज ऑफ समवन, भैया मतलब किसी के लिए आप जब गुणगान करते हैं, समवन हो या समथिंग हो, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चीज के आप गुणगान करते हैं या किसी पर्सन का गुणगान करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे? यूलोजी, गुणगान। हिंदी में लिख लीजिए, है ना, जब आप किसी पर्सन की बहुत तारीफ करते हैं तो आप उसका गुणगान कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? यूलोजी बोलेंगे। नाउन है, हिंदी में लिख लेंगे, गुणगान। ठीक है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट पे देते हैं तभी उसका गुण करते हैं, तभी आप किसी को, किसी आपने स्पीच दी है तो इस स्पीच में बहुत बड़ाई आपने की है, तो आप क्या करें? यूलोजी कर। नाउन है। आई होप सो गाइस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट को जरा थोड़ा सा देखिए, उसको ऐसे पढ़िए आप, वन हु हेट्स नॉलेज। एक ऐसा पर्सन भैया जो नॉलेज से नफरत करता है, उस पर्सन को बोलेंगे मिसोलॉजिस्ट। क्या है? विद्या से नफरत करने वाला पर्सन। यू आर मिसोलॉजिस्ट, ही इज मिसोलॉजिस्ट। एडजेक्टिव की तरह काम करता है। विद्या से वैसे नफरत करने वाले बहुत कम लोग हैं। अब सब लोग समझदार हैं, सब लोग भैया क्या हो गए हैं? मिसोलॉजिस्ट, है ना, ज्ञान से नफरत करने वाला। चलिए 90 की बात करते हैं, क्लेवर एट फाइंडिंग न्यू और सिंपल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। भाई ये आदमी जो है ना, क्या है? इंजीनियस है, क्लेवर है, वो नई और जो सिंपल हो, सिंपल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उन सबको क्या कर लेता है? आसानी से सोल्व कर लेता है। क्लेवर है एट फाइंडिंग न्यू, ठीक है ना, जो नई और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको आसानी से सोल्व कर लेता है, फाइंड कर लेता है। क्या है वो? इंजीनियस है, शानदार है पर्सन। इंजीनियर समझ गए ना, होशियार कह सकते हैं आप लोग। एडजेक्टिव शानदार, है ना, ही इज एन इंजीनियस पर्सन। कहना कि जीनियस वाली फॉर्म ही है ये, शानदार, बेहतर, क्लेवर। चलिए आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी गाइस। 91 है आपका क्या? लुकिंग टायर्ड एंड हैप्पी। ऐसा कोई पर्सन भैया जो आपको टायर्ड लग रहा है, टायर्ड मतलब थका हुआ लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन क्या होगा? ये कमजोर भी है, टायर्ड एकदम, है ना। तो जो पर्सन दिख रहा है टायर्ड और खुश नहीं दिख रहा है, वो बोलेंगे हैगार्ड, पतला दुबला। क्या है? पतला है भैया और दुबला है। अगर बात करूं तो भैया क्या है? एडजेक्टिव, पतला दुबला कमजोर ना। मैंने याद करने का तरीका, वैसे वैसे मैंने वो कैब जब पढ़ाया तो मैंने बताया है, ही इज अ हैगार्ड पर्सन, ही इज अ हैगार्ड पर्सन, मतलब जो कमजोर होता है भैया वो क्या होता है? जो कमजोर पतला दुबला है वो हैगार्ड होता है। देखने में बहुत पतला लग रहा है, दुबला लग रहा है और खुश नहीं है, वैसे पर्सन को हैगार्ड बोला जाता है। आई होप सो 91 क्लियर हुआ होगा,
और मैंने कहा क्या है, ये एडजेक्टिव है। बच्चों देखो, एक एक वर्ड को मैं कई बार आप लोग को बता रहा हूँ। सूखा हुआ कह सकते हैं, थका हारा कह सकते हैं कि भाई थका हारा पर्सन है। चलिए भैया 91 क्लियर हो गया गाइस। बात करते हैं 92। क्या है? अनयूजुअल अम्यूजिंग थिंग्स whose only purpose is to attract attention and which has little or no value or importance of its own। मतलब क्या है भैया? असाधारण चीजें हैं, अम्यूजिंग थिंग्स, जिनकी अम्यूजिंग थिंग्स whose only purpose, जिनका सिर्फ जो पर्पज जानते हो क्या है? दूसरों का ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और जिनकी जो बहुत ना के बराबर हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनकी खुद की इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या बोलेंगे ना? गिमिक, नोटंकी भैया। मतलब छोटी छोटी चीजें जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है लेकिन उनकी कोई वैल्यू है नहीं, नोटंकी है ना। त्रिड़कम, हम कहते हैं त्रिड़कम, चाल बहुत खेल रहा है। गिमिक मतलब चाल, लेकिन कोई वैल्यूएशन नहीं है उनकी खुद की। वो चीजें जो अपना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो उनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलेंगे कि नोटंकी चल रही है। आपने सुना भी होगा, नोटंकी है, कोई वैल्यूएशन नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो गाइस क्या है? नाउन है। बोलिए मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर? सिर्फ पर्पस आपका ध्यान अपनी तरफ ले जाना है। उनका जो ये प्रोसेस होता है अपनी तरफ ध्यान ले जाने का, उस प्रोसेस को बोला जाता है गिमिक प्रोसेस। जैसे अक्सर बहुत सारे एक्टर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो गिमिक प्रोसेस ही करते हैं, नौटंकी करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए 93 बात करते हैं। ऑफ और नो इन द नाइट। कोई भी चीज भैया जो रात्रि में करता है, इन द नाइट, हम कहते हैं वो जो पर्सन है ना भैया, वो रात्रि में ही काम करता है, दिन में उसको काम करना पसंद नहीं है, तो वो भैया नॉक्टर्नल है। क्या है? नॉक्टर्नल है। अगर मैं रात्रि में ही काम करता हूं तो मैं नॉक्टर्नल हूं। एडजेक्टिव है, रात्रि में काम करने वाला निशाचर प्राणी। क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग हैं भैया जिनको रात्रि में पढ़ना पसंद है, दिन में पढ़ना पसंद नहीं करते, तो दे आर क्या? नॉक्टर्नल। वो सब निशाचर है। रात्रि में काम करने वाला आदमी क्या होता है? निशाचर होता है ना। भूत प्रेत को भी निशाचर बोला जाता है, क्योंकि भूत प्रेत भी आपको रात्रि में दिखते हैं भैया। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो क्या है? एडजेक्टिव है गाइस। 94 बात करते हैं। ऑफ और लाइक एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली। भैया जो एनिमल की तरह हो या फिर कैट फैमिली हो। कैट फैमिली समझ गए ना? बिल्ली के जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे? फिलाइन बोलेंगे। एडजेक्टिव है। कह रहे यार वो बिल्ली जैसा है, बस मियाँ म्याऊ करता रहता है, करता कुछ नहीं। वो फिलाइन क्या रखता है? क्वालिटी रखता है, बिल्ली जैसा। हिंदी में लिख लो क्या? बिल्ली जैसा, फिलाइन। FELIN एडजेक्टिव के फंक्शन पे ही काम करेगा। जैसे नॉक्टर्नल भी एडजेक्टिव है, तो भैया फिलाइन भी क्या है? एडजेक्टिव है। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा जो मैं बोल रहा हूं। 95 देखते हैं। यूज मंकी प्लेस्ड इन वंस केयर इन अ रॉन्ग वे टू बेनिफिट वन सेल्फ। ये यहाँ वंस केयर, इसको ठीक कर लो, है ना। ये है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस। यूज मनी प्लेस्ड, सॉरी मंकी बोला था मैंने, यूज मनी प्लेस्ड इन वंस केयर इन अ रॉन्ग वे। कोई भी ऐसा पर्सन भाई जो मनी को यूज करता है ना एक गलत वे में और अपने लिए, सिर्फ अपने अपने बेनिफिट के लिए मनी को यूज करता है, लेकिन गलत तरीके से खर्च करता है, सही चीजों में खर्च नहीं करता, तो भैया वो क्या कर रहा है? वो इम्बिजल कर रहा है, धोखा देना। इम्बिजल वर्ब है, धोखा देना। मनी का यूं समझिए, मनी का गलत यूज करना अपने लिए, तो इम्बिजल करना है, धोखा देना है। क्या लिख लेंगे? इम्बिजल, धोखा देना। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा इंग्लिश मेरे ख्याल से। धोखा देना, किसी को फ्रॉड करना, चीट करना, पैसे के लिए है, लेकिन ध्यान दीजिए। चलिए 96 बात करते हैं। कनिंग और डिसऑनेस्ट। भाई चालाक है और क्या है? डिसऑनेस्ट। तो आई होप सो डेवियस क्लियर हो गया होगा।
एडजेक्टिव है, चालाक लिख लेंगे। वो बहुत ही सातिर आदमी है, तो ही इज अ डेवियस पर्सन गाइस, इज अ डेवियस पर्सन। अगर कोई चालाक है उसको डेवियस बोला जाता है। आई होप सो 96 क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं भैया 97 पर। क्रूअल सब लोग जानते हैं, निर्दयी, क्रूलिंग, इनसेंसिटिव और अनसिंपैथेटिक। ऐसा कोई पर्सन भैया जिसको किसी पर भी दया नहीं आती, है वो सिंपैथेटिक नहीं है, अनसिंपैथेटिक है, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है निर्दयी, कैलस, कठोर, है ना, हार्टलेस। अगर बात करूं तो क्या है गाइस, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज ए कैलस पर्सन, निर्दयी, जो किसी पर दया नहीं करता, ना क्रूअल है, ये किसी पर दया नहीं आती। इसका जो हार्ट है, इसका जो हार्ट है भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये किसी पर दया नहीं करता है। 98 बात करते हैं, अबेंडनिंग वंस रिलीजियस। यहाँ पे इसको ठीक करो, अबेंडिंग वंस, समझ गया ना, पोस्टो पे एस वाला आएगा। अबेंडिंग वंस रिलीजियस बिलीफ्स, प्रिंसिपल, पॉलिटिकल पार्टी। भैया क्या प्रोसेस, धर्म को छोड़ने का जो, भैया सपोज करो इसका जो बिलीफ था, विश्वास था, वो हिंदू धर्म में था, उसने उसको छोड़ दिया है, उसने धर्म त्याग कर दिया है, वो प्रोसेस। मोमडन धर्म में था, सिख में था, तो उसने अपने धर्म को छोड़ दिया है, तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, एपोस्टेसी है। क्या है, लिख लेंगे बच्चों, एपोस्टेसी या एपोस्टेसी। भैया धर्म त्यागी, धर्म को ही छोड़ दिया है इसने, अपने धर्म को छोड़ना, अपने सिद्धांत को छोड़ना, या देखो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी इसने छोड़ दिया है। सपोज करो इसकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी थी, छोड़ दिया है, तभी इसको एपोस्टेसी बोलेंगे। धर्म को छोड़ना, धर्म त्याग, या फिर जिस पार्टी से जुड़ा था उसको ही छोड़ दिया, उसने धर्म त्याग कर दिया, अपने सिद्धांत को छोड़ दिया, तब भी ये एपोस्टेसी है। क्या है, एपोस्टेसी है, मतलब इसका जो प्रोसेस है वो, ठीक है, उसको एपोस्टेसी बोलेंगे, धर्म त्याग इसने किया है। चलिए नेक्स्ट है, और भैया सेकंड लास्ट है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज जिसको टाला नहीं जा सकता, पोस्टपोन नहीं कर सकता, इनविटेबल, अनिवार्य, अनअवॉइडेबल। क्या होगा, अनअवॉइडेबल, इसको आप टाल नहीं सकते। गाइस लास्ट है और 100 है, लुकासियस। कौन होता है भैया लुकासियस, जो टॉकेटिव होता है, बातचीत करने वाला, बातूनी, जो बहुत बात बनाता है, उसको लुकासियस बोला जाता है। ये भी एडजेक्टिव है। क्या है, टॉकेटिव पर्सन, है ना, हु टॉक्स वेरी मच, वन हु टॉक्स वेरी मच, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, आप इसको लिख लेंगे, वन हु टॉक्स वेरी मच, उसको टॉकेटिव बोलो या लुकासियस बोलो। पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शन में क्या है, एडजेक्टिव है। कोई पर्सन बहुत बात करता है, अक्सर ये जो फंक्शन है जनरल गर्ल्स में होता है, वुमेन में होता है, लेकिन आजकल बॉयज में भी होता है। वो पर्सन भैया जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको लुकासियस बोला जाता है। गाइस मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, सीजीएल के बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। सीजीएल के साथ साथ बता दूं आपको सीजीएल भी और बहुत सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट करने वाला है, ये वर्ड वहीं पर आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आया है तो भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने स्टडी ग्रुप है गाइस उनमें भी शेयर कर दें। मैंने बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ सीजीएल में, सीजीएल में और बहुत सारे एग्जाम में ये यहाँ से बहुत सारे वर्ड आपको मिलने वाले हैं। चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। लगे रहिए और अपना ध्यान रखिए सब लोग।